ये 1.5 घंटे का सेशन कोई नॉर्मल सेशन नहीं है कातिया, ये तेरे, हाँ तेरे, अरे हाँ तेरे साइंस में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाने का फाइनल मौका है। सो हाय एवरीवन, कैसे हो तुम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत डिमांड की भैया एक ऐसा लेक्चर जिसमें सारी थ्योरी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज और हाँ भैया वो वाले क्वेश्चन जो फाइनली पेपर में आने हैं, कुछ ऐसा हमारे लिए बना दो तो तुम्हारे भैया ने तुम्हारी फाइनली बात सुन ली है और तुम्हारे लिए आ चुका है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का मोस्ट अमेजिंग वन शॉट ऑन योर चैनल। और आज हम मचाने वाले हैं। तो भाई जितने लोग मुझे नहीं जानते हैं, नए हैं, तो यार मेरा नाम है आकाश त्यागी, तुम लोग प्यार से मुझे अपना आकाश भैया या फिर अपना दोस्त बड़ी बुला सकते हो। और एक बात अब तुम जान लो कि तुम्हारे आकाश भैया ने फाइनली तुम्हारा हाथ थाम लिया है और याद तब तक नहीं छूटेगा जब तक तुम फाइनल बोर्ड एग्जाम में या फिर अपने स्कूल एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 साइंस में स्कोर ना कर दो। तो अब साइंस में डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे आकाश भैया फाइनली तुम्हारे साथ में। जब भी कभी डर लगे ना कि भैया साइंस में प्रॉब्लम हो रही है, बस एक बार अपने दिल पे हाथ रख लेना और ये सोच लेना कि आकाश भैया मेरे साथ में संभाल लेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। अब सब कुछ अपने आकाश भैया पे छोड़ दो, बस जितना मैं बोलता रहूं उतना करते रहना। तो आओ मचाते हैं भैया केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के वन शॉट में। लेकिन उससे पहले देखो यार, मैं लिटरली तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, तुम्हारे लिए सारे साइंस के वन शॉट इसी धमाकेदार तरीके से आते रहेंगे, बहुत इफेक्टिव, बहुत मजेदार। लेकिन बस मैं तुमसे एक चीज मांगूंगा, तुमने साइंस कहीं भी पढ़ी हो ना पढ़ी हो, लेकिन तुमने बहुत बार ये देखा होगा कि यार मुझे ना ये वाला टॉपिक तो समझ में ही नहीं आ रहा। तुम्हें यहां पे हर टॉपिक बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा, ये तुम्हारे भैया की गारंटी है। और जब से तुम्हें आएगा ना तो तुम्हें डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, तुम्हें लगेगा कि यार मुझे तो धरती पे स्वर्ग दिख गया। मतलब मेरी भाषा में उसे मैं कहता हूं आत्मा से परमात्मा का मिलन तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा। जब भी तुम्हें ऐसा लगे तुम्हें बहुत अच्छा समझ में आ जाए ना, तो कमेंट कर देना एपीएम। भाई एपीएम का मतलब है आत्मा से परमात्मा का मिलन, और एक दिल बना देना सो दैट मुझे समझ में आ जाए कि हमारी और तुम्हारी भाई वाइब मैच हो चुकी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पूरे साल अगर हमें साथ में मचाना है तो ये बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखना, एपीएम तुम्हें कमेंट करना एक दिल लगा के, सो दैट भाई मुझे समझ में आ जाए कि तुम लोग एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि यार तुम भी एंजॉय करो, मैं भी एंजॉय करूं, तभी तो मजा आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस धमाकेदार वन शॉट की। तो भाई पहले देख लेते हैं हमें यहाँ पे पढ़ना क्या क्या इस चैप्टर में। ठीक है, देखो यार सबसे पहले हमें पढ़ना है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्या होती हैं। फिर भाई बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, पूरा पेपर मैक्सिमम यहीं से बन जाता है। और फिर लास्ट में आएगा भाई कोरोजन रेंसिडिटी। अब देखो कोरोजन रेंसिडिटी बहुत ज्यादा इस चैप्टर में एनसीईआरटी में नहीं है, मेटल्स नॉन मेटल्स में, लेकिन कुछ क्वेश्चन इनसे रिलेट करके इस चैप्टर में आ जाते हैं। तो अपने को इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना है कोरोजन का और रेंसिडिटी का। तो चलो आगे बढ़ते हैं धमाकेदार तरीके से भाई, स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो सबसे पहला टॉपिक है भाई चेंज। भैया चेंज क्या होता है? चेंज होता है बदलना। भाई एक गाना सुना था मैंने, किस्मत बदल दी वेखी है, जग बदलदा वेखिया, मैं बदल दे वेखे अपनों में, रब बदलदा वेखिया। भैया ये वही वाला बदलना है क्या? अबे सस्ते गुरु रंधावा, हर जगह गाने। भाई ये साइंस है, आओ जल्दी से। यहाँ पे क्या होता है भाई चेंज? अ चेंज इज अ प्रोसेस in which properties of a substance are transformed into new properties what it was before। मतलब किसी सब्सटेंस की अगर प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आ जाए, कोई भी तुम्हारे पास केमिकल सब्सटेंस, उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आ जाए, ठीक है, जैसा वो पहला था वैसा नहीं है, तो उसको बोलते हैं भाई चेंज। एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, ये तुम्हारे आकाश में यहां पे बैठे हैं, ठीक है, छोटू से, गोलू मोलू से, क्यूट से, ठीक है, छोटे से हाथ हैं, छोटे से पैर हैं, ये छोटे से हाथ के नीचे थोड़ी सी मूंगफली छुपाई हुई है। जब मैं फोटो खिंचवा रहा था ना, तो मेरे बराबर में मेरा कजन बैठा था, मुझे पता था जैसे ही मैं पिक्चर पे ध्यान दूंगा ना, फोटो पे ध्यान दूंगा, ये मेरी मूंगफली चुरा लेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो छुपा रखी है। जिसके कजन होंगे उसको पता है भाई कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत शैतानी होती है, ठीक है। तो मैं यही कर रहा था। अब तुम्हारे भैया देखो अब कैसे हो गए भाई, कंप्लीटली चेंज, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म, सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। देखो ना यहाँ पे बड़े हाथ हो गए, है ना, ऊपर से लेके नीचे तक देखो, बड़ा सर हो गया, ठीक है, बड़ा पेट हो गया, बड़े हाथ हो गए, बड़े पैर हो गए, ठीक है, उसके बाद सब चीज बड़ी हो गई भाई, है ना। तो प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा चेंज आ गया। अब आधे बोलेंगे भैया आपने ऊपर से स्टार्ट किया, सर बताया, हाथ बताए, पेट बताया, फिर पैर पे चले गए, भैया स्किप कर रहे हो। पागलो, तुम्हारी तरह मैं कैसा हो गया हूं भाई तुम्हारे साथ रह रहे के, ठीक है ना। अब कमेंट मत कर देना इस चीज के ऊपर, ठीक है भाई। देखो जरा यहाँ पे टाइप्स देख लो, ठीक है, कितने टाइप के चेंज होते हैं। एक होता है भाई फिजिकल और एक होता है भाई अपना केमिकल चेंज, ठीक है। आओ देखते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है, ठीक है। फिजिकल चेंज कहता है ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस, जैसे कि शेप, साइज और स्टेट। अच्छा, और केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल चेंज कहता है कि बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस, जैसे कि शेप भी चेंज होगी, साइज भी, स्टेट भी, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन भी। क्या डिफरेंस है भैया इसमें? एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे से एग्जांपल ले लो। देखो मेरी वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जिनको तुम्हें देख के बता सकते हो कि ये प्रॉपर्टी में चेंज आ गया। जैसे भैया पहले आप छोटे से थे, ठीक है, आपका साइज चेंज हो गया, आपकी शेप चेंज हो गई। भैया ऐसी प्रॉपर्टी जो आप देख के बता सकते हो, मतलब भैया आपके बाल ना बड़े एकदम सेक्सी से लग रहे हैं, बड़े लंबे से हैं, भैया आप तो मेरी तरह स्मार्ट हो, ठीक है, भैया आप तो फेयर कलर
कलर हो, भैया आपकी हाइट बड़ी है, भैया आप ज्यादा मोटे नहीं हो, आपका वेट होगा 75-80 के आसपास। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो तुम मुझे देख के बता सकते हो मेरे अंदर, ये सारी मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन वो प्रॉपर्टी जो तुम्हें पता लगेंगी मैं रिएक्ट कैसे करता हूं, भैया आपको हमने उठा के आग में फेंक दिया, आप जलोगे, पापड़ बन जाओगे, आप रिएक्ट कैसा करोगे, वो आपकी प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी। भैया आपकी उंगली डुबा दी एसिड में, कैसे रिएक्ट करोगे, उंगली गायब हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी, रिएक्ट कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब ये सारी प्रॉपर्टी जो मेरे रिएक्ट करने पे पता चलेंगी वो होती है मेरी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो फिजिकल में हमेशा फिजिकल में ही फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा जो तुम्हें दिखती हैं, जैसे कि शेप, साइज और स्टेट। कोई नया सब्सटेंस कभी बनता ही नहीं है, और ये रिवर्सिबल इन नेचर भी होता है। आप अब इसे पलट सकते हो इस चेंज को, जैसे कि देखो यहां पे पॉन्ड में पानी है, भाई यहां पे पानी मुझे इसलिए दिखता है क्योंकि पानी के पार्टिकल्स चिपके चिपके होते हैं, लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन जब बहुत गर्मी पड़ती है ना, हीट पड़ती है, तो नीचे भी पानी था, लेकिन हीट पड़ने से पानी के मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं और बन जाते हैं वेपर। ठीक है, अब मैं इनको देख नहीं पाता क्योंकि बहुत दूर दूर पार्टिकल हो जाते हैं, तो होता ये वाटर ही है, लेकिन यहां ये भैया गैस स्टेट में, यहां लिक्विड में। अब इस वजह से भैया अब तुम ध्यान से देखोगे ना, तो है तो पानी के पार्टिकल्स ही नीचे भी ऊपर भी, लेकिन प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, स्टेट चेंज हो गई, पहले लिक्विड था अब गैस है। और ये रिवर्सिबल भी है, भाई ऊपर पानी कुछ टाइम बाद क्या होगा, कंडेंसेट होकर वापस बारिश बन के नीचे गिर जाएगा, तो ये रिवर्सिबल चेंज भी है। तो ऐसी चेंज को हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। ठीक है, अब केमिकल में क्या होगा, भाई फिजिकल भी चेंज हो सकती है, केमिकल भी। क्यों? क्योंकि यहां पे नया सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और ये रिवर्सिबल है, भाई चेंज नहीं कर सकते इसको तुम लोग। अच्छा भैया एग्जांपल दो, भाई तुम्हारे भैया अमीर हो गए, एक दिन एक तगड़ी फरारी गाड़ी ले ली। ठीक है, अब फरारी ले ली, एकदम पेंट वेंट करवा के, एकदम हरी कलर की, एकदम है ना, एकदम ग्रीन फ्लैग है तुम्हारे भैया। ठीक है, तुम भी तो हो भाई। ठीक है, तो अब यहां पे देखो मैंने मस्त फरारी ले ली, लेकिन कुछ टाइम चलाने के बाद इसका पेंट वेंट उतर गया। तो भाई पहले ये मेरी मस्त लोहे की बनी हुई थी, एकदम टाइट, एकदम सख्त, एकदम ठीक है, बढ़िया एकदम। लेकिन कुछ टाइम बाद जब इसका पेंट उतर गया ना, भाई इसने सराउंडिंग के ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया, पानी से रिएक्ट कर लिया, और भाई इसने सरफेस पे बना दी रस्टिंग, इसने भाई जंग लगा दिया, जंग। अब ध्यान से देखो, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों चेंज हुई, अरे कलर वलर सब कुछ चेंज हो गया। केमिकल क्यों चेंज हुई, पहले एकदम सख्त आयरन लोहा, लेकिन अब चूरा बनने लगा ब्राउन कलर का। तो भाई केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई। कैसे? पहले खाली Fe था, लेकिन अब क्या बन गया, Fe2O3, बहुत सारे एटम्स आ गए। तो ऐसे चेंज को बोलते हैं भाई हम केमिकल चेंज। और ध्यान रखो इसको भैया, ये रिवर्सिबल है। मेरी पुरानी गाड़ी जो खराब हो गई उसको मैं नया बना सकता हूं, हैं? अबे टार्जन मूवी थोड़ा चल रही है कि खंडर खार को तुमने दोबारा से तैयार कर दिया, नहीं होगा भाई ऐसा। ठीक है, ये खराब हो गई है, रस्ट लग गया, इसकी बॉडी पार्ट खराब हो गए। ठीक है, अच्छा अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा काम तुम्हें क्लासिफाई करना है इन सारे के सारे चेंजेस को कि ये फिजिकल है कि केमिकल है, देख के बताना है कैसे। पहला है बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर में क्या होता है, भाई पानी को हीट करते हैं, पानी इवेपोरेट हो जाता है, होता तो पानी, कुछ नया बना, क्या नहीं बना भैया। तो ये कैसा है भाई, फिजिकल चेंज है। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, भाई पिघल गए, पिघलते जैसे तुम हो, तुम सख्त वक्त है ना, तुम पिघल जाते हो, जल्दी से पिघल जाते हो, तुम्हारे भैया सख्त हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होता है, पानी बस पिघल जाता है, होता वो पानी है, तो ये भी फिजिकल चेंज है। अब आता है भैया बर्निंग ऑफ वुड, आग लगा दी। भैया आग से याद आया, आग तो उसने भी मेरे जीवन में लगाई थी, क्या याद दिला दिया भैया। ठीक है ना, ठीक है ना भाई, ठुकरा के तेरा प्यार इंतकाम देखेगी, क्यों टेंशन ले रहा, पढ़ ले, लेकिन तभी इंतकाम देखेगी जब पढ़ेगा। ठीक है ना, आओ जल्दी से। बर्निंग ऑफ फूड, भाई बर्निंग ऑफ फूड में क्या हुआ, तुमने जला दिया लकड़ी को, तो कुछ नया बना। क्या बना नया, भैया राख बन गई, राख। आग लग के क्या बनती है, राख बनती है। कि तुम इसको वापस से रिवर्स कर सकते हो, नहीं, तो क्या है, केमिकल चेंज है। उसके बाद भैया मेल्टिंग ऑफ वैक्स, खाली मेल्टिंग कह रहा हूं, पिघलना। जब हम यहां पे ऊपर बत्ती में आग लगाते हैं ना, तो बराबर की जो वैक्स होती है ना, वैक्स मोमबत्ती होती है, वो पिघलने लगती है हीट की वजह से। तो मैं पिघलने की बात कर रहा हूं खाली। ठीक है, तो पिघलना ऑफ वैक्स क्या है भैया, फिजिकल चेंज है, क्योंकि कुछ नया तो बन ही नहीं रहा। लेकिन अगर मैं लगा दूं बर्निंग ऑफ वैक्स या फिर बर्निंग ऑफ विक, विक मतलब ये वाली बत्ती, तो भाई ये बर्निंग करके पूरा का पूरा रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, कुछ नया बनता है, तो ये क्या है भाई, तुम्हारा केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन अभी बताया था, केमिकल चेंज होता है, भाई मेरी गाड़ी खराब कर दी यार। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, भाई फ्रूट का पक जाना, इसमें भी कुछ नया बन रहा है। पहले कच्चा था फ्रूट, टेस्ट वेस्ट सब अलग था, अब पक गया, अब खा सकता हूं, अच्छा हो गया, भाई रिवर्सिबल भी नहीं है। ठीक है, तो क्या है भैया, हमारा केमिकल चेंज है। और लास्ट हमारा डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, तुमने नमक मिला दिया पानी में। अगर तुम नमक मिलाते हो पानी में तो क्या होगा भाई, नमक मिलाओगे आके बीच में बैठ जाएगा, थोड़ा सा हीट करोगे पानी उड़ जाएगा, नमक फिर से सेपरेट रह जाएगा, कुछ नया नहीं बनता। ठीक है, तो ये भी क्या है भाई, तुम्हारा फिजिकल चेंज है। अगर यहां तक बातें समझ में आ गई तो जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस निभा दो भाई, जल्दी से लिख दो एपीएम के भैया, यहां तक आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया है, यहां तक मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आओ जल्दी से।
चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक है अपना केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। अब तुम्हें समझ में आ गया फिजिकल चेंज केमिकल चेंज। अब ध्यान देना जितने भी केमिकल चेंज होते हैं क्योंकि वहां पे नए सब्सटेंस बनते हैं, तो जब नया सब्सटेंस बनता है कि नहीं दो या दो से मिलने पे उसी को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मतलब इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या है, केमिकल चेंज पढ़ना है, फिजिकल चेंज पढ़ना ही नहीं है भाई, कोई काम का ही नहीं है, कुछ नया ही नहीं बन रहा जब, ठीक है। अच्छा तो whenever a chemical change occurs, अच्छा we can say that a chemical reaction has taken place। ओ माई गॉड, मतलब जब भी कुछ नया बनेगा मतलब केमिकल रिएक्शन हो गई है। हम केमिकल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा भैया अब केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे वन या मोर सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज टू प्रोड्यूस वन और मोर न्यू सब्सटेंस विद एंटायर न्यू प्रॉपर्टीज। इस प्रोसेस को, इस एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस को जब कुछ नया बनता है हम कहते हैं भैया केमिकल रिएक्शन। अब वर्ड इक्वेशन क्या होती है भाई, पेपर में एक नंबर में पूछ लेते हैं वर्ड इक्वेशन क्या है, ठीक है। अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन देख लेते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अच्छा अ वर्ड इक्वेशन इज अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स रेदर देन केमिकल फॉर्मूला। मतलब अगर तुम केमिकल फॉर्मूले की जगह उसको वर्ड्स में लिखो, जैसे तुमने लिखा हुआ है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक सेंटेंस बना के लिखो, मतलब वर्ड इक्वेशन होती है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, उसको हमने लाइन में सेंटेंस में लिख दिया, मतलब वर्ड इक्वेशन। और अब इस वर्ड इक्वेशन को हमने सिंबल्स की फॉर्म में लिख दिया तो भाई ये कहलाता है हमारा केमिकल इक्वेशन। जब हम इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन गैस से, तो ये मैग्नीशियम का सिंबल, ये ऑक्सीजन गैस का सिंबल, टू प्रोड्यूस व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल, तो इसे हम क्या बोलेंगे भाई, अपनी बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। अब ध्यान से देखने केमिकल चेंज कैसे, भाई ये मेटल था है ना, एकदम सख्त मेटल है, एकदम बहुत बढ़िया सॉलिड स्टेट में मेटल है, ठीक है। अच्छा जब इसने ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट की तो ये इसका कोई ऐसा कोई कलर नहीं है, व्हाइट व्हाइट कलर नहीं है, नॉर्मल अपना मेटल है, ठीक है ना, रिबन के फॉर्म में आता है, सिल्वर कलर का रिबन टाइप होता है, ठीक है। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो भाई ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, कंप्लीटली व्हाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। कलर चेंज हो जाता है मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, पाउडर बन जाता है मतलब शेप एंड साइज चेंज। और भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्ट करके कुछ नया बना दिया, ये बहुत डिफरेंट है, ये न्यूट्रल होता है जबकि ये तो बेसिक इन नेचर होता है। भाई तुमने एसिड बेस पढ़ा है ना, तो केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टी चेंज हो गई, मतलब कुछ नया बन गया, मतलब ये क्या हुई तुम्हारी भाई केमिकल रिएक्शन हुई। अब आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ भैया 9th क्लास का देखना पड़ेगा। 9th क्लास का भैया, 9th में तो हमने मजे किए थे, मैं कुछ नहीं आता भाई, मैं जानता हूं, ठीक है, तुम्हारे भैया तुम्हें जानते हैं, तो तुम्हारे लिए जो भी 9th का रिक्वायर्ड है तुम्हारे भैया इस वन शॉट में उसको भी देंगे, तुम्हें चिंता मत करो, ठीक है। तुम्हें हर एक मेटल की या फिर नॉन मेटल के सिंबल्स प्लस उनके ऊपर क्या चार्ज या फिर उनकी वैलेंसी क्या होती है वो याद होना चाहिए। तो मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूं, है ना, ट्रिक से याद करते हैं। अच्छा तो सबसे पहले मेरे पास ये लाइन से लगे हुए सारे मुझे याद करने हैं, जिनकी ट्रिक बन सकती है वो बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं ना कहूं, ठीक है, ना कहूं अगर क्यूट, ठीक है, ना कहूं अगर क्यूट। मेरी बहुत सारी महिला मित्र हैं, मतलब वो वाली नहीं बे, जालिम, ठीक है, वो वाली नहीं, मतलब नॉर्मल फ्रेंड है, ठीक है। अब उनमें से एक मुझसे कह रही है कि अगर कह रही है कि यार मैं तो बहुत क्यूट हूं, मुझे तो महंगी महंगी कार दिलवाओ, मैं तो बहुत क्यूट हूं, मुझे महंगी महंगी कार चाहिए। तो मैं इससे क्या कह रहा हूं, मैं इससे कह रहा हूं क्या कि ना कहूं अगर क्यूट तुझे। अच्छा भैया ठीक है जी, तुझे माने 2, भैया 2 आ रहा है ना 2, तो यहां तक, यहां से आगे, यहां पे सबकी 1 है वैलेंसी, यहां से आगे सबकी 2 है, ठीक है। फिर मैं कहता हूं कि मैं भाई कार मांग रही, महंगी कार मांग रही, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं महंगी है कार जैगुआर फरारी। भाई जैगुआर मांग रही है बे, जैगुआर फरारी जैसी कार मांग रही है, भाई मैं हिल गया सुन के, ठीक है। महंगी है कार जैगुआर फरारी, अच्छी है जी। क्यूट बात अगर क्यूट की है ना, तो अपने आप को क्यूट कह रही है, बात अगर क्यूट की है तो क्यूट तो आलिया है, आलिया और फ्लोरेंस भी हैं। अब सबको इतनी महंगी महंगी गाड़ी दिलाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, है कह रही है मैं बहुत क्यूट हूं, मुझे महंगी कार दिलवाओ। क्या कह रही है, अब मैं कह रहा हूं उसको ना कहूं अगर क्यूट तुझे, अच्छा महंगी है कार जैगुआर फरारी और क्यूट तो आलिया और भैया फ्लोरेंस भी है, सबको कार दिलाऊं। हाँ अब तो इसका कुछ करना पड़ेगा। क्या करता हूं मैं कहता हूं भैया सीबीआई को बुलाता हूं, इस पे केस करूंगा। हाय हेलो सीबीआई, उसको नचा दो। अब भैया इसको नचाओ, ये भैया मुझसे इतनी महंगी कार मांग रही है, नचाओ इसको, ठीक है। तो भाई इस तरीके से तुम इनको याद कर सकते हो, ठीक है, समझ आ गई। और इन वालों के भैया इनको नॉर्मली याद कर लो, इतना तो खुद भी कर सकते हो, हैं। स्कूल में जब भाई क्रश का नंबर देखने वाली बात आती थी ना, तुम फटाक से गए अटेंडेंस रजिस्टर खोला और उसका नंबर याद कर लिया। यहां तुमसे इतनी छोटी सी चीज याद नहीं हो रही है, कैसे हो बे तुम, कैसे हो, ठीक है, याद कर लेना इसको, ठीक है, मार पड़ेगी नहीं तो याद कर लो इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका देखो काम कैसा आएगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। बहुत बार तुम्हें डायरेक्टली इक्वेशंस के सिंबल्स नहीं देंगे, तुम्हें वो लैंग्वेज में वर्ड इक्वेशन दे देंगे, बोलेंगे इसको बैलेंस करो या फिर इसके साथ जो भी करना है करो। अब तुम्हें पता ही नहीं है भाई, तुम्हें वैलेंसी नहीं पता, वैलेंसी का काम कैसा है ध्यान से देखो। जैसे यहां पे लिखा है जिंक ने रिएक्शन की हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड से
जिंक सल्फेट से और हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाई, ठीक है, यहां पे एरो लगा हुआ है। तो कैसे लिखोगे, जिंक होता है जिंक, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड मतलब हाइड्रोजन और SO4, ठीक है, हाइड्रोजन और SO4। अब हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है भैया, +1 का चार्ज है, और SO4 पे क्या चार्ज है, -2 का चार्ज है। तो तुम्हें क्या करना है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, बस लिख दो, इस पे 1 का है, इस पे 2 का है, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि भैया उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। अब बना क्या, बना है जिंक सल्फेट, तो जिंक आया, सल्फेट आया। अब जिंक पे जब तुम देखोगे ना चार्ज कितना है, जिंक 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 जिंक, ये रहा भैया जैगुआर, ठीक है, 2 है, और अपना सल्फेट पे 2 ही था। ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले अगर सेम नंबर से दोनों कट रहे हैं ना भाई, काट दो जैसे उसने काटा था तुम्हारा, ठीक है, ठीक है, काट दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2 ही होता है ना भाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बना भाई, ZnSO4 बना, सही है भैया, बन गया। हाइड्रोजन गैस, भाई हाइड्रोजन गैस तो H2 होती है। ध्यान रखना, जब भी गैस आएगा ना, क्लोरीन गैस आएगा, हाइड्रोजन गैस आएगा, ऑक्सीजन गैस आएगा, नाइट्रोजन गैस आएगा, कोई भी अकेला नहीं रहता। सारी जितनी भी गैस है ना तुम्हारी 10th क्लास में, सब 2 2 में रहती है, मतलब H2 ठीक है, O2 ठीक है, N2 ठीक है, Cl2, सारी की सारी गैस जब होंगी तो डायटोमिक फॉर्म में होंगी, 2 2 2 2 होगा सब में। अच्छा, मेटल सारे अकेले होते हैं। अच्छा, अब तुम्हारा ये जब तुम बनाना सीख जाओगे, उसी के बाद तुम रिएक्शन को भैया ठीक से वहां पे लिख पाओगे। तो तुमसे बोलेंगे कन्वर्ट करने के लिए, तो ऐसे करना है, तुम्हें वैलेंसी याद होनी चाहिए, याद कर लेना उसे, ठीक है। अच्छा, अगला पोटेशियम मेटल भैया, के होता है पोटेशियम, रिएक्ट किया पानी से, पानी तो H2O होता है, सबको पता है, ठीक है। अच्छा भैया, और क्या बना, टू गिव, क्या दिया उसने, टू गिव का मतलब है भैया दिया, बनाया, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अब देखो पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड है OH, भैया आपको कैसे पता, अबे यहां लिखवाया है भाई, कहां गया हाइड्रोक्साइड, ये रहा हाइड्रोक्साइड OH, कितना है 1 है, और भैया पोटेशियम कहूं के पे +1 है। अब प्लस दोनों पे +1 मतलब +1 और -1, अपने को चार्ज नहीं लिखना, अपने को बस 1 1 लिखना है। 1 1 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बना दिया KOH। उसके बाद और क्या बना भाई, हाइड्रोजन गैस बनी, तो भैया अपना H2 बन गया। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट वाला करेंगे, ध्यान से देख लेना, बैरियम क्लोराइड, ठीक है, बैरियम क्लोराइड। पीछे देखोगे तो बैरियम पे होता है 2, क्लोरीन पे होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या बना, BaCl2 बना। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम को तो भी देखा था 1 होता है, सल्फेट का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, K2SO4 बना। अच्छा, 2 गिव, क्या मिला मुझे मिला बैरियम सल्फेट, बैरियम ये रहा, सल्फेट ये रहा, इस पे 2 होता है, इस पे 2 होता है, पहले नंबर से काट दो, ठीक है ना, सेम नंबर से कटे तो काट दो। अच्छा, तो भैया आप पहले तो नहीं कर रहे थे, यहां पे आपने इसमें तो नहीं किया, अबे सेम नंबर से कहां कट रहे हैं, 1 और 2 कहां कट रहा है सेम नंबर से, सिवाय 1 के अलावा अगर सेम नंबर से कट रहे तो काटो, ठीक है। अच्छा, तो भैया बैरियम सल्फेट का BaSO4 आ गया, और लास्ट में पोटेशियम क्लोराइड, ये पोटेशियम, ये क्लोरीन, इसका 1 क्रॉस मल्टीप्लाई KCl। तो इस तरीके से तुम्हें भाई वर्ड इक्वेशन को सिंबल्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ट्रिक याद करनी पड़ेगी, जो सिखाई है अभी, ठीक है ना, ट्रिक याद करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो भाई, तो यहां तक समझ में आ गई सबको बात। अच्छा भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। अब आते हैं हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले बैलेंसिंग होती क्या भैया, ठीक है, सबसे पहले बैलेंसिंग होती क्या वो बताओ। पता है मेरे बचपन में पोयम थी, बड़ी एकदम शानदार पोयम, क्या थी, चिंटू मिंटू थे दो भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई, चिंटू बोला मैं लूंगा, मिंटू बोला कभी ना दूंगा, इतने में मम्मी आई, मम्मी ने तो चांटे लगाई और बोला आधा तू ले आधा तू ले। मम्मी ने क्या कर दिया बचपन में भैया, मम्मी ने कर दी बैलेंसिंग, कि भाई दोनों को बराबर मिलेगा, नहीं तो लड़ाई बजेगी, ठीक है ना। भाई कितने कितने वेल्ले थे हम बचपन में, कैसी कैसी पोएम से खुश हो जाते हैं भाई। नहीं, कभी सोचा है तुमने कि बचपन में कैसी कैसी पोएम हमें कितनी फैसिनेटिंग लगती थी, और अब तो भाई हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए। अब तो हमें छोटी मोटी चीज में मजा ही नहीं आता। अपन अब देखते हैं नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, पूरे दिन इंस्टाग्राम की रीलें भैया काटते हैं हम तो, भैया क्या बात है, ठीक है। तो क्या करना है भैया, बैलेंस करना है बराबर, जैसे दो भाइयों में सब कुछ बराबर होता है, ऐसी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन पे देखो कैसे। अब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज अ रिएक्शन वेयर द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड, ठीक है। रिएक्टेंट मतलब जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं, लेट्स सपोज ए ने बी से रिएक्ट करके C+D बनाया, तो ये है चिंटू वाले भैया, चिंटू भाई, ये है मिंटू भैया, ठीक है। अब ये इधर चिंटू हैं, दोनों चिंटू, इधर दोनों मिंटू हैं, दोनों को जो भी चाहिए बराबर चाहिए भैया, बराबर का गेम खेलेंगे हम, है ना, ऐसे नहीं खेलेंगे कि एक को ज्यादा एक को कम दे दिया। तो रिएक्टेंट साइड मतलब ये वाली, चिंटू अपना रिएक्टेंट है, ठीक है ना, और भैया मिंटू अपना क्या है भाई, मिंटू अपना क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। मिंटू क्या है, अपना प्रोडक्ट है। तो क्या कह रहे हैं कि इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, मतलब जितने चिंटू को एटम मिल रहे हैं उतने ही मिंटू को एटम मिलने चाहिए, ठीक है। और ऐसा होता क्या, तुमसे पूछे कोई, ऐसा क्यों करते हैं भाई हम, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज नेसेसरी टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, 9th क्लास में, अगेन भैया 9th क्लास, जले पे नमक छिड़क दिया। क्यों चिंता कर रहा है भैया, है ना तेरे, बताएंगे 9th में क्या क्या था, तू चिंता करते रहता है भाई, चिंता मत कर, है भैया पे भरोसा रख। क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था भाई, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को तुम ना तो कभी क्रिएट कर सकते हो ना कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये हमेशा वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होता है बस।
बात समझ रहे हो? ठीक है, जैसे पापा की पिटाई से ना तुम कभी बच सकते हो ना कभी भाग सकते हो। पापा ने डिसाइड कर लिया कि भाई आज तो इसको मार खवानी है भैया, आज तो पेला जाएगा भाई, आज तो नहीं बच सकता, तो उसको तुम कभी भी भैया उससे तुम उससे पीछे नहीं भाग सकते, वो तो कभी ना कभी आएगी। पापा की पिटाई तो भैया कभी ना कभी आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है मास कभी ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता ना कभी क्रिएट हो सकता। अच्छा भैया, मतलब जितना मास आपने रिएक्टेंट में लिया है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उतना ही मास आपको प्रोडक्ट में मिलेगा, कहीं गायब नहीं होगा। और अगर मास इक्वल है तो एटम्स इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि भैया मास किसका होता है, वजन किसका होता है, एटम्स का होता है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि भैया टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड किसी भी चीज के, एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, जो भी रिएक्टेंट में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स होंगे किसमें, प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स होंगे प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, अच्छा भैया, ठीक है, अच्छा भैया। और इसी वजह से क्या होगा भाई, इसी वजह से मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के हमेशा इक्वल होगा। क्यों करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराने के लिए। भैया यूनिवर्सल लॉ है, इसको फेल कर जाओगे तुम, फेल हो जाओगे, एग्जामिनर देगा नंबर 0। अपने को 0 नहीं चाहिए, अपने को तो 80 आउट ऑफ 80 चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। अच्छा, अब बैलेंसिंग समझ में आ गई कि बैलेंसिंग का मतलब क्या है। जितने आइटम्स भैया रिएक्टेंट साइड में उतने भैया प्रोडक्ट के साइड में होने चाहिए। तो सबसे पहले चेक करना आना चाहिए कि कोई रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है, दोनों को बराबर रसगुल्ले दिए कि नहीं दिए, चिंटू मिंटू, है ना। अच्छा, तो चेक कैसे करेंगे भाई, काउंट कर लो। जैसे इधर एक Fe है, इधर भाई 3 Fe हैं, ये तो पहली बारी में ही फेल हो गया, इसमें तो आयरन ही सेम नहीं है, तो क्या है, नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है भैया। यहां पे 2 सोडियम, यहां पे 1 सोडियम, गिन लो कहीं तो नहीं है, नहीं भैया, सिंपल सी बात है, चिंटू मिंटू के रसगुल्ले बराबर नहीं है, है ना, ये भी अनबैलेंस्ड। उसके बाद एक सिलिकॉन यहां है, एक सिलिकॉन यहां, देखो ये तो बैलेंस है। उसके बाद क्लोरीन यहां पे 4 हैं, यहां पे केवल 1 है, अनबैलेंस्ड हो गई। उसके बाद यहां 2 Fe हैं, यहां केवल 1 Fe है रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में, तो ये भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। और अगर कोई बैलेंस इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो वो क्या नहीं कर रही, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही। भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, अपने को फॉलो कराना है क्योंकि यूनिवर्सल लॉ है। हम उसको बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, हम उसके दोनों साइड में एटम्स को इक्वल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आओ बताता हूं, ठीक है, ध्यान से देखो। अब स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बैलेंसिंग, हम किसी इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। ठीक है, डब्बे बना दो भैया, डब्बे, है ना, डब्बे वाला। ठीक है, तो डब्बे बना दो जल्दी से, है ना। भैया भैया क्या क्या काम करना पड़ रहा है इस दिन के लिए, प्रत्येक डब्बे बनाएंगे। अबे डब्बे हैं, ये ट्रिक है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले डब्बे बना लो। डब्बे कुछ ऐसे बनाना कि जैसे तुमने देखा यहाँ पे एक Fe तो एक Fe का डब्बा, लेकिन यहाँ पे लिखा है H2O, तो इस वाले के लिए 2 डब्बे बनेंगे। पूरा डब्बा एक ही है लेकिन दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक हाइड्रोजन के लिए एक ऑक्सीजन के लिए। ऐसे यहाँ पे पूरा डब्बा एक है लेकिन एक Fe के लिए और एक ऑक्सीजन के लिए, यहाँ पे एक डब्बा क्योंकि एक हाइड्रोजन है। अब उसके बाद क्या करना है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 Fe, यहाँ पे एक ही Fe है भैया, रसगुल्ले बराबर नहीं है। अच्छा, तो यहां लिखो 1, यहां लिखो 3, यहां 4 ऑक्सीजन है, यहां केवल 1 ऑक्सीजन है, यहां केवल 2 हाइड्रोजन है, यहां केवल 2 हाइड्रोजन है। मतलब जो जो एटम्स वहां पे उनको मार्क कर दो। 1 था, ये 2 थे, ये 1 था, ये 3 थे, ये 4 थे, ये 2 थे, कर दिया। अच्छा भैया कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी बैलेंस करोगे डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। इनसाइड द बॉक्स कभी अब चेंज नहीं करना, जो लिख दिया लिख दिया। जो भी चेंज कर सकते हो कहां कर सकते हो, डब्बों के बाहर। डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा, ऐड आता था बचपन में मेरे। ठीक है, कितने मस्त मस्त ऐड होते थे भाई, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा, है ना, ये टीवी का ऐड था। ठीक है, और मस्त था भाई, जो बात है। ठीक है, अब आओ जल्दी से यहाँ पे। तो अब क्या कर लेंगे भाई, अब क्या करेंगे, जब तुमने ऐसा कर दिया, जब तुमने कर दिया ऐसा, क्या किया तुमने, यहाँ पे लिखा 1 Fe, यहाँ पे लिखा 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे 3 Fe, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, लिख दिया। हाँ भैया लिख दिया। अब तुम्हें क्या करना है, इट इज कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। कौन सा वाला पार्ट में मैक्सिमम एटम्स है भैया, इस वाले पार्ट में। तो पहले इसी को बैलेंस करोगे, इस वाले को, इसके Fe को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, ऑक्सीजन को। या फिर एक और तरीका है, सबसे पहले हमेशा मेटल्स को बैलेंस करो, ठीक है, फिर नॉन मेटल्स को करो, ठीक है, फिर अपने ऑक्सीजन को करो और फिर अपने हाइड्रोजन करो। इस ऑर्डर में चलो। यहाँ पे जैसे मैं शुरुआत करता हूं, ठीक है, यहां 3 Fe हैं, यहां केवल 1 Fe है। अब इसको अंदर में चेंज कर देना। आप क्या करो, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि 3 बन जाए, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपने जब किया तो देखो राउंड बना दो, इसको जो बैलेंस हो गया, ये बैलेंस और ये बैलेंस, ये दोनों बैलेंस हो गए। अब Fe के बाद किस पे आएंगे, ऑक्सीजन पे आएंगे। ऑक्सीजन में यहां पे कितने, 4 है, यहां पे कितने, केवल 1 है। तो इसको 4 करने के लिए बाहर किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 से करूं। जब मैं ऐसे करूंगा तो 4 बन जा 4, लेकिन ये पूरा बॉक्स तो एक ही है, मैंने बोला था, है ना, बस 2 पार्ट में डिवाइड है। तो ये मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगी अपने आप, तो 4 टू जा 8 हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन इस चक्कर में ये कितना हो गया, 8 हो गया।
अब यहां ये हाइड्रोजन 8 है, लेकिन यहां कितना है, यहां तो मात्र 2 है। अब कौन सा कम है भैया, वो वाला कम है, तो उसको ज्यादा करेंगे तो वहां मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये कम था वो ज्यादा था, हमने यहां मल्टीप्लाई किया था। अब ये 8 है, उसको 8 करने के लिए क्या करूं, 4 से मल्टीप्लाई, 4 टू जा 8, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। ओवरऑल क्या किया, यहां 3 से मल्टीप्लाई, यहां 4 से मल्टीप्लाई, यहां किसी से मल्टीप्लाई नहीं की, और यहां भी 4 से मल्टीप्लाई। इक्वेशन हो जाती है मेरी बैलेंस। इस तरीके से भाई आपको बैलेंसिंग करनी होती है। आओ कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, मजा आएगा लिटरली। चिंता मत करना बिल्कुल भी, है ना। तुम्हें लग रहा होगा कि भैया बैलेंसिंग पेपर में कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तुम्हें बस मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, जितनी प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। बस जो मैं यहां पे वन शॉट्स में करवा रहा हूं उसको कर लो, बहुत ज्यादा मतलब रेलिवेंट है पेपर में, डेफिनेटली तुम्हें यही कुछ मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे यहां पे देख लो, यहां पे मेरे पास है एक बॉक्स नाइट्रोजन का, एक बॉक्स हाइड्रोजन का, और फिर मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें एक में नाइट्रोजन एक में हाइड्रोजन है। अच्छा भैया ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 1, यहां पे 3। अब देखो हमें बैलेंस करना है। यहां पे नाइट्रोजन 1 है, यहां पे 2 है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 1 जा क्या होते हैं, 2 होते हैं। ये हो गया बैलेंस, हो गया भैया। लेकिन 2 1 जा जब 2 किया तो ये भी तो बढ़ गया, 2 3 जा 6। अच्छा यहां पे की बार ये 2 है, ये 6 हो गया, इसको बढ़ाना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 बन जाए भैया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 होते हैं। ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। क्या किया हमने, यहां पे कुछ नहीं किया, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन हो गई बैलेंस। क्या हो गई, बैलेंस। क्या हो गई, बैलेंस। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया भैया। अब यहां देखो अगली वाली में, ये बड़ा काम का है भाई, ये बड़ी काम की इक्वेशन है। ध्यान से देखना इसको। यहां पे तुमने बॉक्स बनाया के का, सीएल का, ओ का, ठीक है ना, है ना। चलिए जी 1 1 3। उसके बाद यहां पे तुमने बॉक्स बनाया के का, सीएल का और ओ का, 1 1 4। अच्छा जी, यहां पे तुमने के का बना दिया और सीएल का बना दिया बॉक्स। ठीक है, अच्छा भैया ध्यान से देखो क्या दिक्कत है। यहां पे दिक्कत ये है यहां पे कि यहां पे एक सीएल, एक पोटेशियम, एक सीएल, एक क्लोरीन, यहां पे एक ये हो गया, एक ये हो गया, और देखो एक एक यहां पे है। तो राइट साइड में मेरे पास 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन हो गए, है ना। लेकिन लेफ्ट साइड में एक एक, तो मैंने यहां पे 2 से मल्टीप्लाई की, जिससे कि 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब देखो 1 + 1 2, ये हो गया बैलेंस। 1 + 1 ये हो गया बैलेंस। लेकिन अब ऑक्सीजन 3 है। अब ध्यान दो, यहां तुम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर तुम यहां मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा के बिगड़ जाएगा। ऐसी बहुत बार कंडीशन आएगी कि जब तुम रूल के अकॉर्डिंग चलोगे ना बैलेंस करने के लिए, कि भी पहले मेटल फिर नॉन मेटल, पहले या फिर बड़ा वाला पार्ट, है ना, तो गड़बड़ हो सकती है। जब भी गड़बड़ होगी तो तुम्हें उल्टा चल जाना है। क्या करना है, उल्टा चलना है। उल्टा कैसे, हमारा रूल था मेटल्स नॉन मेटल्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन, अब उल्टा चल जाओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नॉन मेटल्स और फिर मेटल्स। ठीक है, तो हमारे लिए यहां पे अब रूल क्या बन गया कि अपन किसको पहले बैलेंस करेंगे, अपन पहले बैलेंस करने वाले हैं अब ऑक्सीजन को। ठीक है, किसको करेंगे, ऑक्सीजन को करेंगे। 1 1 अपना 3। अब यहां 4 ऑक्सीजन, यहां पे 3 है। मैंने बताया था जहां आपको बढ़ाने हैं वहां मल्टीप्लाई करो। अरे 3 पे किससे मल्टीप्लाई करो कि 4 आ जाए, भैया ऐसा तो कुछ है ही नहीं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होते हैं, 4 तो कभी आता ही नहीं। अब क्या करें, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो बस एक काम कर लेना, यहां पे 3 यहां पे 4 है, मल्टीप्लाई करके नहीं ला सकते, तो एक दूसरे की अलग अलग मल्टीप्लाई, मतलब इसकी कर दो 4 से मल्टीप्लाई और इसकी कर दो 3 से मल्टी। अरे भाई साहब समझ आ गया है, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। ठीक है, तो मतलब इसकी करती 3 से, अच्छा मतलब इस वाले की करती इसके 4 से, और है ना, समझ रहे हो बात को, इसकी शादी इससे, इसकी शादी इससे। ठीक है, समझ गए। ठीक है, अच्छा कर दिया। अब ऐसा करने से 4 1 जा 4, 4 2 जा 4, 4 3 जा 12, ऐसा करने से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब देखो ये हमारा बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं बाकियों की। यहाँ पे 4 है पोटेशियम, क्लोरीन 4 है, यहाँ पे देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4, सब कुछ बैलेंस हो गया भैया, हो गया बैलेंस। बस इतना ही करना था। ठीक है, तो यहां हमने 4 से मल्टीप्लाई की, यहां 3 से की, हो गया बैलेंस। ठीक बात है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत आया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ठीक है, अगले वाले को देखो, यहां देखो भैया, सी ऑक्सीजन और अपना ये, ध्यान रखना फुद्दू फुद्दू वाली नहीं करवा रहा हूं बैलेंसिंग यहाँ पे, वो वाली ऐसा नहीं है कि भैया वन शॉट में आप तो जल्दी से अपना वन शॉट करवा दोगे। ठीक है भैया, टफ वाली चीजें, अबे टफ वाली चीजें करवा रहा हूं, ये बहुत तगड़ी रिएक्शंस हैं, है ना, चुन्नू पुन्नू रिएक्शंस नहीं करवा रहा हूं तुम्हें, बहुत बढ़िया वाली करवा रहा हूं जो पेपर में आती है। ठीक है, एक कार्बन, एक 2 ऑक्सीजन। ठीक है, यहां जाओ, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, बॉक्स तो अब तुम्हें बनाना ही गया होगा, डिब्बे बनाने में तुम माहिर हो चुके होगे भाई। ठीक है, 6 12 6। ठीक है, यहां पे एक बॉक्स है ऑक्सीजन का 2। कैसे बैलेंस करूं, सबसे पहले जो बड़ा है अपना, यहां पे 6 कार्बन, यहां पे एक भी नहीं है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, ये भी 12 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई दोनों जगह होगी, तो ये भी ये बैलेंस हो गया इससे। हाँ, अब देखो किसको, हाइड्रोजन को, यहां पे कितने 12, यहां पे कितने 2 हैं, 6 में 2 में क्या करूं कि 12 बन जाए भैया, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 2 जा 12 हो गया, 6 1 जा 6, इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये 12 और ये भी 12, ये भी बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। अब ध्यान दो, यहां हो गए तुम्हारे 12 + 6 18 ऑक्सीजन,
यहां 6 ऑक्सीजन, यहां पे 2 हैं। अब तुम इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, क्यों? अगर तुमने इसमें चेंज कर दिया तुम में चांटे लगेंगे। हैं भैया चांटे मारोगे? चांटे नहीं मारा, लेकिन समझ ले, देखो यहां पे अगर तुमने इसमें कुछ चेंज किया ना, इसको बढ़ाने के लिए यहां पे कि भैया मैं इसको बढ़ा दूंगा, है ना, मैं इसको 18 कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई करके, अरे मेरे बिलाल ये भी तो बदल जाएंगे, इनको हम बैलेंस कर चुके हैं, तो जो भी यहां पे मल्टीप्लाई करोगे उसमें सब की होगी, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करना, तो अब इसको डिस्टर्ब ही मत करो, इसमें मल्टीप्लाई करो जो भी करना है। इसके 6 ऑलरेडी हैं, हमें इस साइड कितने चाहिए? 12 प्लस 6 18 चाहिए। 6 ऑलरेडी है, मतलब इसको मुझे 12 करना है। क्या करो इसको 12 करने के लिए? भैया 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 टू 12 होते हैं, 12 प्लस 6 18, और 12 प्लस 6 18 हो गया बैलेंस। क्या बात है भैया, हो गया बैलेंस। ठीक है, तो क्या किया हमने? यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई की, यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे 6 से की और बस हो गया काम। यहाँ पे भी 6 से की ना भैया, सही बात है। तो 6 यहां, 6 यहां, 1 यहां, 6 यहां। इस तरीके से भैया तुम्हें बैलेंसिंग करनी है। क्वेश्चन दे दूं, कर लोगे ना? नाक मत कटवा देना मेरी, ठीक है ना? 3 तो समझा दिया, बहुत तगड़ी तगड़ी। अब ध्यान से देख लो भाई, तुम्हें करना है ये क्वेश्चन, लगा देना, ठीक है? अब देखो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तुम्हें बैलेंसिंग करनी है, ऑप्शन देखने हैं। इसके 2 तरीके तुम्हें दोनों बताऊंगा, ठीक है? जितनी जल्दी हो सके इसका भैया इसको रोको, अभी आंसर दो। इस क्वेश्चन का कोड डाल देते हैं, कोड है भैया डॉन, मैं हूं डॉन, ठीक है? ठीक है, डॉन डाल दिया और जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन, लिख देना डॉन और एबीसीडी में से तुम्हारा कौन सा सही है, ठीक है? अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। कर दिया? लगा कर दिया ना कमेंट, चाहे तुम गलत कर दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर देना, ठीक है ना? पता चले तुम्हें कि तुम कितने पानी में हो, ठीक है? अच्छा तो ठीक है भैया, अब बताओ कैसे करें इसको। इसको 2 तरीके हैं, पहले वही अपना भैया वही बॉक्स वाला मेथड करते हैं, ठीक है? आओ जाओ बॉक्स वाले मेथड से। तो लेफ्ट साइड में मेरे पास एक पीबी है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। इस वाले लेफ्ट साइड में एक बॉक्स में पीबी कितना है बेटा? 1 है। नाइट्रोजन है 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, नाइट्रोजन भी इंक्लूडेड है 2, और ऑक्सीजन है 2 3 6, ठीक है? अच्छा 2 3 6 हो जाएगा ना? अच्छा राइट साइड में अगर मैं देखूंगा अपने लेड को और ऑक्सीजन को, तो बेटा 1 1 है, और राइट साइड में ही अपना नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितना है? 1 और 2 है, और भाई ऑक्सीजन कितना अपना? 2 है, 2 है, ठीक है 2 है। ओके जी, अब ध्यान से देख लो, सबसे पहले क्या बताया भाई? मेटल को, फिर नॉन मेटल को। तो मेटल कौन दिख रहा है? पीबी, लेड, भैया वो तो बैलेंस है। उसके बाद नॉन मेटल को, नाइट्रोजन, यहां पे कितना है? 2 है। यहां पे क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 1 2 हो जाएंगे, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। अच्छा अब बारी आएगी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करें भाई? यहां 6 है, यहां 2 है, 2 है 4 और 1 5। भाई अब इसको बैलेंस कैसे करूं? कैसे बैलेंस करूं? क्यों बैलेंस करने में क्या दिक्कत है भाई? ये काम करो ना, आप यहां पे ना इसके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा क्यों? क्योंकि 2 यहां 4 हो गए, 2 1 जा 2, तो यहां पे देखो 2 हो जाएगा, तो 2 4 6 हो गया बैलेंस। लेकिन अगर तुमने यहां मल्टीप्लाई की, तुम्हारा पीबी फिर बिगड़ गया, फिर तुम्हें पीबी की यहां मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। करके देख लेते हैं क्या होता है। यहां पे तुम इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2। अच्छा जी, जब तुमने 2 किससे मल्टीप्लाई की तो 2 1 जा 2 हो गया, ये भी 2 1 जा 2 हुआ होगा। तो देखो अब लेड और लेड तो हो गया बैलेंस। ऐसा करने से 2 मल्टीप्लाई 2 करने से नाइट्रोजन बिगड़ गया सारा का सारा। कर देते हैं, देखा जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया। अब जो तुमने यहां पे 2 से मल्टीप्लाई की थी, मतलब ये गलत था। तो अब क्या करो, एक काम करो, इसको 4 करो, इसको भी 4 ही कर दो। क्या कर दो? इसको 4 कर दो। 4 1 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। अच्छा अब देखो, हमारा नाइट्रोजन बैलेंस है, हमारा लेड बैलेंस है। अब बात करते हैं फिर से ऑक्सीजन की। कितने ऑक्सीजन यहां पे? 2 मल्टीप्लाई 6 12 हो गए। अच्छा और यहां कितने हैं? 2 और 8 10 और 2। हा भैया हो गया बैलेंस। क्या बात कर दी, मजा आ गया। ये तो तुक्के में ही हो गया, लेकिन हो गया। बॉक्स वाला मेथड मतलब तुक्के में भी काम कर जाता है, ठीक है ना? अच्छा जी, एक बार दोबारा देख लो मैंने क्या किया। सबसे पहले भाई, और एक आसान तरीका बताऊं, ये तुमने देख लिया ना, एक और आसान तरीका बताऊं, एकदम फुद्दू तरीका है ना, तुम बोलोगे सर मजा आ गया है ना भैया, मजा आ गया। अब देखो एक एलिमिनेशन वाला करते हैं। कैसे? तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि यहां जो भी नंबर होगा वो इसके इक्वल होगा। क्यों जी? क्योंकि यार एक लेड यहां है, एक लेड यहां है। अगर तुम 2 लिखोगे तो 2 लेड, फिर यहां भी 2 लिखना पड़ेगा, 2 लेड। तो ये नंबर हमेशा बराबर होंगे, ए और बी हमेशा बराबर होगा। देखो कौन से ऑप्शन में ए और बी बराबर है भैया? इसमें नहीं है भैया, इसमें नहीं है, इसमें है या फिर इसमें है, मतलब ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। भाई सब एलिमिनेट कर दिया, क्या बात है। अच्छा भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया। अब भैया आगे क्या करेंगे ये तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ो, नाइट्रोजन पे देखो। नाइट्रोजन यहां पे 2 तो फिक्स है ब्रॉक्स की वजह से, और 2 के बाद ए से मल्टीप्लाई, जो भी यहां पे ए नंबर होगा। तो लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन है 2a, क्योंकि 2 तो फिक्स है, मल्टीप्लाई बाय ए जो भी नंबर होगा। और राइट साइड में अगर देखोगे तो नाइट्रोजन एक ही है, और उसके आगे सी, जो भी नंबर होगा वही होगा। मतलब 3 लिखा है तो 3 नाइट्रोजन, 4 लिखा है तो 4, मतलब सी जो होगा वो ए का दुगना होगा। सी जो होगा वो ए का दुगना होगा। सी जो होगा वो ए का दुगना होगा। किसमें? सी ए का दुगना है भैया। यहां दुगना नहीं है, यहां तो 2 और 3 है, दुगना नहीं है। यहां 2 और 3 दुगना नहीं है। यहां अपना 2 और 3 और 4 दुगना नहीं है। कहां दुगना है भैया? 4 2 का दुगना होता है। कर दिया एलिमिनेशन बिना बॉक्स बनाए। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अपने भैया को याद करना और लगा देना एलिमिनेशन से। भाई जिसने भी सही लगाया ना कमेंट में, उसको चुम्मा
चुम्मा, और भाई लाइक भी दूंगा तुम्हें, ठीक है। चलो अब समझ में आ गई बात, बैलेंसिंग कैसे कर दी है। आगे बढ़ जाते हैं धमाकेदार टॉपिक पे। यहां तक अगर सभी को समझ में आ गया है, जल्दी से क्या करिएगा, एपीएम लिखिएगा, क्योंकि यहां तक अपने को आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखो भाई, अब हमें आगे बढ़ने के लिए ना कुछ की टर्म्स जाननी पड़ेंगी, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है आगे के सारे ही टॉपिक के लिए। क्या है वो की टर्म्स भैया, जल्दी से बता दो क्या है वो की टर्म्स भैया। वो की टर्म्स है, ध्यान से देख लो। टू मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड, भैंस नॉट भैंस, इट्स गैस, ठीक है। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। आप जब भी केमिकल फॉर्मूला लिखते हो किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशंस में, या फिर जो भी इक्वेशन लिखते हो, उसकी फिजिकल स्टेट मेंशन करना, वो सॉलिड है, लिक्विड है, फिर गैस है। अच्छा, एक मजेदार चीज भाई, गैस होती है सबको पता है, लिक्विड, एक चीज होती है एक्वस, जो कि तुम्हें पता ही नहीं होगा, और एक होता है सॉलिड, वो भी सबको पता है। अब एक्वस क्या होता है, ध्यान से देख लो। देखो, जब भी कभी तुम किसी गैस को, लिक्विड को, सॉलिड को पानी में घुलाते हो, किसमें घुलाते हो, पानी में घुलाते हो, और पानी होता है लिक्विड, है ना, सही बात है, पानी भी लिक्विड होता है। लेकिन किसी प्योर गैस, प्योर लिक्विड या फिर प्योर सॉलिड को पानी में घुला देते हो, तो भैया वो कहलाता है फिर एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, एक्वस, AQUEOS, और इसको हम डिनोट करते हैं भैया AQ से। तो हमें क्या करना है, अगर हम ऐसा कहीं पे करते हैं, तो भैया वहां पे हमें AQ स्टेट लिखनी, ना कि सॉलिड, लिक्विड और गैस लिखना है। बात समझ में आ गई। अच्छा भैया, ठीक है, अब आगे बढ़ो, देखो ध्यान से। तो हमें क्या करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है बाय द नोटेशंस गैस, लिक्विड, एक्वस और सॉलिड से। अच्छा, अगर कोई गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, देन इट इज शोन बाय अपवर्ड एरो। भैया क्या करना, मान लो हमारे यहाँ पे H2 आई है, गैस आई है, तो अपवर्ड एरो लगाना है कि वो गैस है, उड़ जाएगी, है ना। अच्छा भैया, इफ अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, देन इट इज शोन बाय डाउनवर्ड एरो, नीचे की तरफ। अब भैया ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, पीपीटी, प्रेसिपिटेट, ये क्या होता है, आओ बताता हूं भैया क्या होता है। ध्यान से देखो, बहुत बार पता है क्या होगा, बहुत बार ये होगा कि, अच्छा पहले इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अ प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज इनसॉल्युबल। मतलब समझाओ, देखो, अगर तुमने, मैं एक छोटा सा एग्जांपल तुम्हें देता हूं, तुमने क्या ले लिया, तुमने ले लिया भैया, तुमने ले लिया, क्या ले लिया तुमने ले लिया अपना PB, ठीक है ना, PbNO3 लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। कैसा, एक्वस। अब ये होता है कलरलेस, दिख रहा होगा तुम्हें, कलरलेस है, ठीक है। अच्छा, और तुमने दूसरा क्या ले लिया, दूसरा ले लिया तुमने पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस समझ रहे हो क्या है, ये ओरिजिनली सॉलिड होते हैं, लेकिन तुम पानी में मिला के इनका एक सॉल्यूशन बना लेते हो, क्योंकि कलरलेस होता है, ठीक है। ये भी कैसा है, कलरलेस है। अच्छा, जब तुमने इन दोनों को आपस में मिला, इन दोनों को एक जगह डाल दिया, तो पता है क्या हुआ, जो फाइनल सॉल्यूशन मिला, जब इन दोनों को हमने एक साथ मिला दिया, तो जो फाइनल बना, उसमें हमारी चीज, दो चीज बनी। क्या क्या बनी, एक तो बना हमारा क्या भैया, पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, जो कि कलरलेस है। लेकिन उसी के साथ साथ हमारा एक क्या बना भैया, लेड का आयोडाइड बना, PbI2। अब ये जो है, ये एक्वस सॉल्यूशन नहीं बना, ये घुलाई नहीं, ये बना प्रॉपर सॉलिड में, और येलो कलर का बना। अच्छा जी, येलो कलर का प्रॉपर सॉलिड बना। अब सॉलिड, अगर सॉल्यूशन, ये तो एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों एक बीकर में, तो जो लिक्विड है वो तो भैया ऊपर तक है, लेकिन सॉलिड तो क्या करेगा भाई, नीचे आके बैठ जाएगा, सॉलिड बाहर ही होता है, तो वो नीचे सारा का सारा येलो आके नीचे बैठ जाएगा। इसलिए एरो लगाते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं भाई, प्रेसिपिटेट कहते हैं। समझ आ गई बात, प्रेसिपिटेट क्या होता है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ जाओ। अच्छा, अब भाई देखो, रिएक्शन के दौरान दो चीजें हो सकती है, क्या क्या, या तो तुम्हारी रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक या फिर होगी एंडोथर्मिक। एक्सो एंडो। अच्छा भैया, एक्सो का मतलब है जहां पे हीट बनती है, इवॉल्व होती है, उस रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट निकलेगी, गुस्सा निकलेगा। अच्छा, यहां पे एंडोथर्मिक, अच्छा जी, एंडो मतलब अंदर। अच्छा, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब कर ली, एंड माने अंदर, एंडो माने अंदर, हीट को अंदर ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अच्छा, समझ आ गई बात। तो एक्सो एंडो, एंडो मतलब जब हीट एब्जॉर्ब होगी, एक्सो मतलब जब हीट इवॉल्व होगी। अगला अगला है भाई कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जो इंक्रीज करता है स्पीड ऑफ द रिएक्शन को विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, जैसे कि हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अच्छा भैया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जब अमोनिया बनता है भैया, अमोनिया कैसे बनता है बेटा, हमेशा ध्यान दो, अमोनिया कैसे बनता है, हमारे पास नाइट्रोजन गैस होती है, अच्छा जी, हमारे पास हाइड्रोजन गैस होती है, अच्छा जी, इससे बनता है NH3। NH3 होता है हमारा अमोनिया, ठीक है, क्या होता है अमोनिया, हमने इसको बैलेंस भी किया था। यहां पे पता है एक चीज यूज करते हैं मैरो के ऊपर, इसको हम कहते हैं Fe आयरन। Fe यहां पे कैटलिस्ट की तरह काम करता है। भैया होता क्या है कैटलिस्ट, एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत चुम्मा एग्जांपल लेता हूं, देखो जरा ध्यान से, क्या है वो एग्जांपल भाई, क्या है वो एग्जांपल, वो एग्जांपल ऐसे
मान के चलो कि तुम्हारे घर पे कभी बुआ आती है, कभी बुआ आती है, कभी तुम्हारे घर पे बुआ आती है, पता है क्या होता है फिर? बुआ आएंगी, ठीक है, बैठेंगी, थोड़ा भापेंगी क्या मामला चल रहा है, फिर तुम्हारे पापा से बोलेंगे जरा, यार भैया तुम्हारे घर में तो हमें एक गिलास का पानी भी नसीब नहीं है यार, है ना, जब भी आते हैं यहाँ पे हम तो पानी भी नहीं मिलता। ऐसे करके भैया भैया अपने पापा को, अब तुम्हारे पापा को थोड़ा सा भड़का दिया, ठीक है, भड़का दिया, अब दूर जाके बैठ गई सोफे पे आराम से, है ना, मम्मी और पापा की बच गई, अब पानी नहीं दे रही है तो है, मेरी बहन को पानी नहीं दे रही है तो भाई वहां पे बच गई। अब बुआ क्या कर रही है, बुआ ने भाई चिंगारी तो लगा दी, अब वो आराम से बैठी है ना, एकदम आंखें सेक रही है भाई, ठीक है, तो बुआ ने खुद पार्टिसिपेट किया ही नहीं, बुआ खुद नहीं करती कभी पार्टिसिपेट, दूर बैठ के आराम से, है ना, बस पापा को जाके बोलेंगी कुछ ना कुछ। तो ध्यान दो, एक पूरा का पूरा रिएक्शन करवा दी, लड़ाई करवा दी, लेकिन बुआ क्या कर रही है, वो खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रही। ऐसा ही भाई कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट केवल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, खुद कुछ नहीं करता। अच्छा, तो ये क्या करेगा, कैटलिस्ट हमारा जो होगा भैया, ये होंगी एकदम बुआ की तरह, और बुआ क्या करवाती हैं, बुआ करवाती हैं लड़ाई, अच्छा जी, लेकिन खुद कभी पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, तो कभी भी खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नेवर पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, नेवर पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ये कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। ऐसे ही कैटलिस्ट होता है, ठीक है, कैटलिस्ट क्या करता है, कभी भी खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये कहीं नहीं दिखाएगा तुम्हें, ना रिएक्टेंट में एफपी ना प्रोडक्ट में एफपी है, लेकिन बैठा बैठा क्या करेगा, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। बहुत सारी जगहों पे ये क्या रखा है, कैटलिस्ट स्पीड को घटा भी सकता है, कभी भी कैटलिस्ट घटाता नहीं है, कैटलिस्ट हमेशा स्पीड को बढ़ाता है, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ जाओ। अब इससे हमें समझना क्या है, देखो जरा ध्यान से, अगला टॉपिक जो आता है हमारा, वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका चरित्र क्या है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 5 तरीके हैं, ठीक है। FECTS, मतलब F का मतलब भैया क्या है यहां पे, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, भैया E का मतलब क्या है, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, उसके बाद भैया C का मतलब क्या है, चेंज इन कलर, उसके बाद भैया T का मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, उसके बाद S का मतलब क्या है, चेंज इन स्टेट। मतलब देखो जरा ध्यान से, पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, यहां पे तुम्हें गैस दिखाई देगी, जो गैस है भैया, गैस तो कभी दिखती नहीं है, हमें कैसे पता चला कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई, यहीं पे तो गेम आता है। कुछ गैस ऐसी होती हैं भाई, कुछ गैस ऐसी होती हैं जिनका हम टेस्ट कर सकते हैं, कैसे, जैसे कि हाइड्रोजन का पॉप साउंड टेस्ट। ये क्या होता है, ध्यान दो, हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड व्हेन पास थ्रू अ बर्निंग कैंडल। मान लो तुम्हारी किसी रिएक्शन में, तुम्हें पता है जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलेगी, तुम्हें एक मोमबत्ती को जलाना और उस गैस को उसके ऊपर रख देना, बीकर के ऊपर। सपोज करो इस बीकर में हमारी रिएक्शन हो रही है, यहां से अगर रिएक्शन हो जाएगी तो क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस के बबल्स निकलेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मोमबत्ती रख देंगे जला के, ठीक है, क्या रख देंगे, मोमबत्ती जला के, जैसे ये हमारे जो हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स के जो बबल होंगे ना, ये जैसे पास करेंगे उस आग में, तो क्या करेंगे, अरे कैसे करते हैं, ये होती है पॉप साउंड, ठीक है, ऐसे करके आवाज निकालते तो हमें पता चल जाता है कि हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करेंगे, पता चल जाएगा रिएक्शन हो रही है, ठीक है, या फिर रिएक्शन हो गई है, तो क्या पता चलेगा हमें, पॉप साउंड ऑफ हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की भी क्या होती है, पहचान होती है, क्या होती है, ब्राउन फ्यूम्स, मतलब नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ रेडिश ब्राउन गैस विद अ शार्प इरिटेटिंग स्मेल। इसकी ब्राउन, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होती है, धुआं टाइप होता है और बड़ी ही इरिटेटिंग स्मेल होती है, जब भी आएगी समझ जाना रिएक्शन हो रही है, ठीक है। उसके बाद लाइम वाटर टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्म्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर क्या होता है, ये होता है भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं हम लाइम वाटर। क्या कहते हैं भाई, इसको हम लाइम वाटर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं। अगर तुम इसके अंदर CO2 गैस को पास करोगे, ठीक है ना, अगर तुम इसके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर CO2 गैस को पास करोगे तो ये रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बना देता है, क्या बनाता है, पानी बना देता है। और जब देखो ये होता है अपना व्हाइट कलर का, अच्छा जब ये पानी के अंदर पड़ा होगा तो पानी कैसा दिखेगा, हमें जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा मिल्की। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि लाइम वाटर कैसा हो गया, मिल्की हो गया। ये जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी तभी होता है ऐसा, क्योंकि तभी रिएक्शन होती है। तो ये पहचान किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान है, ठीक है। ऐसे ही होता है बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस में क्या होता है, जब भी कभी सल्फर डाइऑक्साइड गैस तुम्हें दिखेगी कलरलेस होती है, बिल्कुल कलरलेस होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मतलब उसका तो कलर ही नहीं, तो दिखती नहीं है, ठीक है। अच्छा ये कलरलेस गैस होती है विद अ शार्प बर्निंग स्मेल, और ये एसिडिक नेचर की भी होती है, बर्निंग जली हुई जैसी स्मेल आती है इसमें से, और तुम पहचान जाते हो भाई ये तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। तो इन गैस की कुछ पहचान है जिस वजह से तुम बताते हो कि भाई रिएक्शन चल रही है, फिर रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो पहला क्या हो गया भाई, पहला हो गया अपना इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसके लिए तुम टेस्ट कर सकते हो इन गैसेस का, ठीक है। दूसरा क्या, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, जब भी प्रेसिपिटेट बनेगा जो मैंने तुम्हें भी बताया था, उसका कुछ ना कुछ कलर होगा और वो तुम्हें नीचे बैठा हुआ दिख जाएगा कलर, जैसे मैं येलो कलर दिखा था, ठीक है। इस वाली रिएक्शन में क्या होता है, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट हमें नीचे बैठा हुआ दिख जाता है। चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो गई, देखो इस वाली रिएक्शन में तुमने इसको गैस में लिया, इसको गैस में लिया, दिख नहीं देता पहले क्योंकि गैस दिखती नहीं है, लेकिन जब रिएक्शन हो गई तो ये बन
गया सॉलिड में, अभी दिखना शुरू हो गया है। पहले बोलती नहीं थी, अब बोलने लगी, कुछ ऐसा ही। पहले गैस दिख नहीं रही थी, लेकिन अब गैस दिखने लगी। अच्छा, चेंज इन कलर, इसमें क्या होगा, जब भी तुम Fe को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डालते हो, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालते हो, तो ये ओरिजिनली पता है कैसा होता है, ये हमारा ओरिजिनली होता है अपना ब्लू कलर का, लेकिन जब रिएक्शन होती है तो ये बन जाता है ग्रीन कलर का सॉल्यूशन। तो भैया क्या होता है, चेंज इन कलर से भी आप कलर को तो चेंज होते हुए देख ही सकते हो ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि रिएक्शन हो रही है। ठीक है, फिर रिएक्शन हो गई है। चेंज इन टेंपरेचर, एक्सो या फिर एंडो, अगर एक्सोथर्मिक होगी तो हीट बनेगी, प्रोड्यूस होगी, मतलब बीकर हमारा सराउंडिंग से गर्म हो जाएगा भाई, पकड़ नहीं पाएंगे उसको। और अगर एंडोथर्मिक हुई तो वो चारों तरफ की हीट खींच लेगी, जब हीट वहां से गायब हो जाएगी तो कैसा लगेगा, ठंडा ठंडा लगेगा, कोल्ड कोल्ड लगेगा। ठीक है, तो ऐसे जैसे एग्जांपल है तुम्हारा, ये हमारे पास क्या है भाई, इसे कहते हैं हम लोग क्विक लाइम। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, क्विक लाइम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। जब मैं इसको पानी के अंदर डालता हूं ना तो बहुत सारी हीट निकलती है। क्या निकलती है, बहुत सारी हीट निकलती है, मतलब एक्सोथर्मिक, मतलब हमें बीकर गर्म लगेगा, पता चल जाएगा कि रिएक्शन हमारी हो चुकी है, फिर हो रही है। ठीक है, समझ में आ गई भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। अच्छा भैया इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएंगे, भैया समझ आ गया, भैया समझ आ गया। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ध्यान से देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन है 2024 का, राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव टेकन प्लेस। सब कैरेक्टरिस्टिक्स की एक रिएक्शन तुम्हें लिखनी है। जैसे कि तुम्हें चेंज इन कलर की लिखनी है, तुम कौन सी लिख दोगे, तुम वही वाली लिख दोगे जो मैंने तुम्हें बताई है। कौन सा, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, तुमने उसमें क्या डाल दिया, आयरन डाल दिया, तो क्या हुआ, हमारा बना FeSO4, और ये कैसा था भैया, ग्रीन कलर का था। अच्छा, और कॉपर हमारा अलग हो गया, तो तुम्हें कलर भी मेंशन करना है यहाँ पे। ठीक है ना, लिखा होगा नीचे मेंशन कलर चेंज, टेंपरेचर चेंज, जो भी हो रहा है बताओ, एक्सो एंडो है बताओ, चेंज कौन सा कलर किस में हो रहा है बताओ, सब कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद चेंज इन टेंपरेचर, तुमने भी क्विकलाइम वाली रिएक्शन देखी थी, आपने इसको क्या डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, प्लस हीट प्रोड्यूस हुई थी। तो ये कैसी रिएक्शन है भैया, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आपको मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, अभी वाली की थी हमने, कौन कौन सी की थी हमने, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में हमारे पास था PbNO3 का ट्वाइस लेड नाइट्रेट, प्लस में हमारे पास था पोटेशियम आयोडाइड, हमने रिएक्शन करवाई, PbI2 बना, ये था अपना येलो कलर का प्रेसिपिटेट, बेटा मेंशन करना है। अच्छा जी, उसके बाद और क्या बना हमारा यहां पे बना KNO3, सही बात है। तो इस तरीके से तुम्हें सब कुछ यहां पे बताना है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अच्छा आगे बढ़ जाओ, आगे चलते हैं भाई। अब बात कर लेते हैं अपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के टाइप्स की, लेकिन उससे पहले तुम लोग अभी बहुत सारे कमेंट करोगे, भैया इतनी सारी रिएक्शंस टाइप्स, और फिर आप बोल रहे हो कि एग्जांपल्स हमें लिख के भी आने पड़ेंगे। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से हमने भी किया था चेंज इन कलर वाले में, भैया इतनी सारी कैसे होंगी। तुम्हारे लिए मेरे पास में एक चीज है, पता, ध्यान सुनना मेरी बात को। जंगल है बहुत बड़ा, जंगल में है जानवरों का ढेर, जंगल है बहुत बड़ा, जंगल में है जानवरों का ढेर, लेकिन तुम भी कोई साधारण बालक नहीं हो, तुम हो मेरे बब्बर शेर। तो काहे टेंशन लेते हो भाई, चिंता मत करो भाई, अपने ऊपर भरोसा रखो, भैया के ऊपर भरोसा रखो, और भाई मेहनत करते रहो बस। ठीक है, जितनी चीजें यहां पे बता रहा हूं तुम्हें इनसे अलग करने की जरूरत नहीं है, तो क्यों टेंशन लेते हो, बहुत छोटी सी चीजें, बस प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, चलो अब देखते हैं भाई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन है भाई, हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकंपोजिशन, रिडॉक्स रिएक्शन। आओ शुरुआत करते हैं किससे, अपनी पहली वाली से। पहली वाली कौन सर, कॉम्बिनेशन। अच्छा जी, अब देखो यार कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार चीज है। ठीक है, in a chemical reaction when two or more reactants combine to form a single product then such reactions are called as combination reaction। तो पता है एक बार क्या हुआ, एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। एक बार भाई तुम्हारे भैया को एक अच्छी सी महिला मित्र मिल गई। ठीक है, मिल गई यार, ठीक है, तुम्हें नहीं मिलती तो क्या मतलब है, मुझे भी नहीं मिलेगी, तुम्हें भी मिलेगी, पैर भर तो लो यार, है ना। अच्छा, तो भाई मुझे मिल गई महिला मित्र, ठीक है, ठीक है, महिला मित्र मिल गए, तो मैंने सोचा भाई क्या शादी वादी कर लेते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल है, ऑफेंड मत हो जाना, भैया हमें शादी में नहीं बुला रहे हो। अबे तुम्हें बुलाऊंगा, मेरी शादी में 10 का नोट लगा के नागिन डांस कौन करेगा, तुम ही तो करोगे, है ना। बुलाऊंगा, अभी तो एग्जाम्पल है, अभी तो बहुत टाइम है, टाइम लगेगा, टाइम, ठीक है, टाइम लगेगा अभी, ठीक है, शादी में टाइम लगेगा। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से यहाँ पे, तो अपन क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे मैं हूं तुम्हारा अपना भैया, ठीक है, अपना भैया, ठीक है, और भैया यहाँ पे क्या है भैया, भैया यहाँ पे है सिंगल मेल, क्या है भैया यहाँ पे सिंगल है, ठीक है ना, मेल है। अच्छा जी, यहां पे ये कौन है, सिंगल हैं, कौन है, फीमेल हैं, महिला मित्र हैं। अब दोनों ने भैया 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 अपना शादी वादी कर ली। अब जब हमने शादी कर ली तो भैया अब हम अलग अलग नहीं है, हाँ अब नहीं है अलग अलग, अब क्या बन गए हैं भैया, अब बन गए हैं जोड़ा, मिंगल कपल। अब यहां ध्यान से देखना, अब यहां पे तुम मुझे सिंगल मेल नहीं कह सकते हो, अब तो मिंगल कपल चलेगा। ठीक है,
तो भैया जुड़ गए, आपस में जुड़ गए हैं। अच्छा जी, मतलब ए प्लस बी से मुझे क्या मिला, यहां पे ए अलग था बी अलग था, ठीक है ना, ए प्लस बी हुआ है तो मुझे क्या मिला, ए भी मिला, मतलब ये दोनों भैया जुड़ गए, तो ऐसे को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे बढ़िया एग्जांपल, मैग्नीशियम की बर्निंग, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं, आओ इसको अगले पेज पे दिखाता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, केस ऑफ अपना मैग्नीशियम रिबन। क्या होता है भाई यहां पे, भैया यहां पे हमारे पास होता है मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप होगी लंबी सी रिबन टाइप, बर्न्स इन ऑक्सीजन, जिसको हम ऑक्सीजन में जलाते हैं, ठीक है, विद अ ब्राइट डेजलिंग फ्लेम एंड प्रोड्यूस्ड अ व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ठीक है, ये हमारे पास है मैग्नीशियम का रिबन भैया, इसको हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या बनता है, एक व्हाइट पाउडर बनता है, और क्या दिखाई देती है भैया, व्हाइट ब्राइट डेजलिंग लाइट के साथ जलता है, ब्राइट डेजलिंग लाइट के साथ क्या होता है भाई, जलता है, दिख रहा है यहां पे, दिख रहा है ना डायग्राम में, ठीक है। तुमने क्या किया भैया, तुमने यहां पे इसको जलाना शुरू किया, ठीक है ना, इसको इस हुक में पकड़ के जलाना शुरू किया, तो क्या होगा, जब ये जलता रहेगा तो नीचे पाउडर इकट्ठा होता रहेगा इस कटोरी में, ना, कटोरी 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 है, कटोरी, ठीक है, कटोरी में क्या होगा भाई, कटोरी में अपना व्हाइट पाउडर जमा होता रहेगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। अच्छा भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ट्रिक्स टू रिमेंबर, मतलब नॉट ट्रिक्स टू रिमेंबर, मतलब पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या याद रखना है तुम्हें यहाँ पे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है भाई, बहुत हीट निकलती है इस व्हाइट डेजलिंग लाइट में, ठीक है। दूसरी बात, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है भाई, दो ने मिलकर एक जोड़ा बना दिया है, एमजीओ बन चुका है, सिंगल बना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले आपको रब करना पड़ेगा, जिससे कि इसके ऊपर की लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाया जा सके, मतलब जलाने से पहले भी जो मैग्नीशियम की रिबन ये होता है ना, ये रिएक्टिव होता है थोड़ा सा, तो जो सराउंडिंग की ऑक्सीजन होती है ना, इसको आगे इसको घेर लेती है, उससे रिएक्शन कर लेती है, और बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी क्या हो जाती है, इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, और ये लेयर ना, अब ये लेयर अंदर तक किसको नहीं पहुंचने देती, ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देती, और अगर तुम्हें पूरे के पूरे इस रिबन को जलाना है तो ऑक्सीजन जहां पे नहीं होती वहां आग ही नहीं लगती, तो पहले तुम रब करो, इसको घिसो, और घिस के इसको क्या करो, इसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाओ, फिर यहां पे ऑक्सीजन अच्छे से प्रेजेंट है, और फिर तुम इसको क्या कर सकते हो, जला सकते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने में। तो याद रखोगे सारी बातें, सिंपल हैं वे, याद कर लो, ठीक है। अच्छा एक और केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं कह रहा हूं भाई लिख के ले लो, तुम्हारे आकाश भैया की गारंटी है ये तुम्हारे पेपर में डेफिनेटली दिखेगा, 110% बोल दिया ना भैया ने तो भाई मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखना, वेन कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है क्विकलाइम, इसको क्या बोलते हैं, क्विकलाइम बोलते हैं इसको, रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, एंड हीट इज रिलीज, क्या होता है, हीट यहां से निकलती है। अब ध्यान से देखना क्या होगा, तुमने लिया क्विकलाइम को, तुमने लिया क्विकलाइम को, सही बात है, तुमने लिया क्विकलाइम को, इसको तुमने क्या किया, पानी में डाल दिया, तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और क्या निकली, बहुत सारी हीट निकली, इसको हम क्या बोलते हैं भैया, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। और रिएक्शन कैसे, हीट निकल रही है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक बार पता क्या हुआ, एक बार ये हुआ कि भाई मेरे घर में पुताई हो रही थी, ठीक है, और जब पुताई हो रही थी ना तो ऐसा ड्रम आया, इस ड्रम में भरा था पानी, तो पुताई करने के लिए क्या करेंगे, पहले वो कली बनाएंगे ना, तो हम लाए दुकान से खरीद के कैल्शियम ऑक्साइड, बहुत सारे से चूना कहते हैं, चूना हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, डाल दिया, जैसे ही डाला तो भाई यहाँ पे बुलबुले उठने लगे, बुलबुले उठने लगे। अब मैं बच्चा तो मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा कि डंडी से इसको घुमाने की जगह, मैं भाई बचपन में बहुत जोश होता है, मैंने दिया हाथ और ऐसे घुमा दिया, अरे भाई जल गया जल गया जल गया जल गया, क्योंकि बहुत हीट निकलती है भाई यहाँ से, बहुत एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। तो क्या होता है, धुआं निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि बहुत सारी हीट यहां पे होती है। ये है हमारी रिएक्शन केस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। क्या क्या पॉइंट्स रिमेंबर याद रखने, ध्यान से देख लो। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फील्स हॉट टू टच, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों, दोनों मिलके एक चीज बना दी भैया, प्रोडक्ट तो एक ही बना, हीट क्या होती है, हीट तो एनर्जी है, कोई सब्सटेंस थोड़ी ना है, तो उसको मत गिनने लगना कि भैया ये कॉम्बिनेशन कैसे, कॉम्बिनेशन में तो एक बनता है, अबे हीट एनर्जी है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है। अच्छा भैया अब इसमें एक और मजेदार चीज है, जब तुम इसको यहां पे इस वाली पुताई को बना लोगे ना, स्लेग लाइम को, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तुम पुताई करना शुरू करोगे, जब तुम पुताई करके छोड़ दोगे तो 2 से 3 दिन बाद, आफ्टर आफ्टर 2 और 3 डेज, क्योंकि लगातार 2 से 3 दिन तक जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तुमने अप्लाई किया ना दीवार पे, जो सराउंडिंग की कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिएक्शन कर लेती है और बना देती है कैल्शियम कार्बोनेट सरफेस के ऊपर विद लिटिल लिटिल मॉइस्चर। अच्छा, और इसकी वजह से भाई ये हमें, क्योंकि व्हाइट कलर का होता है, हमारी दीवारें हो जाती हैं ब्राइट लाइट, ठीक है ना, ब्राइट व्हाइट कलर की हमें दिखाई देने लगती हैं, ठीक है ना, आफ्टर 2 और 3 डेज। तो पॉइंट्स रिमेंबर, एक तो ये रिएक्शन विगोरस होती है भैया, बहुत हीट निकलती है। दूसरी बात, दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स, क्योंकि व्हाइट कलर का जो हमारा ये बनता है ना, हम इसको अप्लाई करते हैं, CO2 से रिएक्शन करती है, 2 से 3 दिन बाद क्या होता है भाई, हमें हमारी दीवार चमकती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ जाएं, ठीक है भाई। अब देखो आगे,
अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें यहां पे दिखाऊंगा जो पेपर में आने के हाई चांसेस हैं। जैसे कि केस स्टडी वाले तुम हमेशा फंसते हो, ध्यान से देखो, उसको ध्यान से करेंगे, ठीक है। केस स्टडी का क्वेश्चन है, राहुल एक स्किल्ड पेंटर है, जब भी तुम्हें पेंटर व्हाइट वॉशिंग पेपर में दिखेगा, लिख के ले लो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। ही मिक्स्ड व्हाइट कलर्ड पाउडर कंपाउंड X विद वाटर, अच्छा जी। उसके बाद द कंपाउंड X रिएक्टेड विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस कंपाउंड Y एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ओ भाई साहब, देन राहुल यूज द कंपाउंड Y फॉर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स। क्या बोला था भैया, कस्टमर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ राहुल एज वॉल्स वर नॉट शाइनिंग। भैया शाइन नहीं कर रही तो राहुल से भैया कस्टमर खुश नहीं था, बट राहुल गारंटेड, राहुल ने गारंटी दी him that walls would shine after 2-3 days, 2 से 3 दिन बाद शाइन होगी भैया, शाइन होगी, ठीक है। आफ्टर 3 days of white wash, अच्छा, the walls become shiny, read the above passage carefully and answer the following question। इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ होगा, सब कुछ तो इसने खुद ने बता दिया। अच्छा अब देखो जरा, नेम द कंपाउंड X। तो भैया हम क्या करते हैं, हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं H2O से, और फिर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत सारी क्या होती है, हीट होती है। तो यार हमारे पास क्या था, X था ये, और बना क्या, Y था ये, ठीक है। तो नेम द कंपाउंड X, आपने X को लिखा कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है भैया, इसका नाम है क्विक लाइम। क्या नाम है इसका, क्विक लाइम, ठीक है। रिएक्शन भी लिख देना, क्वेश्चन में रिएक्शन भी लिख के आना, चाहे उसने तुमसे पूछी हो कि ना पूछी हो, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद दैट राहुल मिक्स विद वाटर, पहला हो गया हमारा ये वाला। दूसरे में नेम द कंपाउंड Y, फिर से रिएक्शन लिखो, बोल दो Y तो ये है मेरा, Y को क्या कहते हैं भैया, हम तो कहते हैं स्लेक्ड लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्लेक्ड लाइम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड दैट राहुल गोट मिक्स आफ्टर, ठीक है, डन हो गया। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन हैज अकर्ड, क्या रिएक्शन है ये, जल्दी से बताओ यार। तुम इसको कह सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हो, ठीक है, और ये एक्सोथर्मिक भी है, तो दोनों लिख दो, कॉम्बिनेशन कोमा एक्सोथर्मिक, दोनों लिख दो तुम लोग इसको, है ना। एक्सोथर्मिक भी लिख दो और कॉम्बिनेशन भी लिख दो। उसके बाद राइट द केमिकल रिएक्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर शाइनी फिनिश। शाइनी फिनिश के लिए कौन सी रेस्पॉन्सिबल है, कौन सी रिएक्शन है, ये तो शाइनी फिनिश के लिए नहीं है। शाइनी फिनिश में क्या होता है, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, ये कुछ 2-3 दिनों में CO2 से रिएक्ट करता है और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में पानी, और ये रिएक्शन आपको लिख के आनी है। और आपको भैया कॉमन नेम बताना है X और Y का। भैया अब तक क्या बताया था, अब तक क्या बताया था, अच्छा, मतलब ध्यान दो, कॉमन नेम अलग होते हैं। हाँ कैसे, देखो ये जो नाम है ना, क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम, ये कॉमन नेम है। इनका वैसा नेम क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड। तो पहले वाले में आपको क्या बताना है, नेम द कंपाउंड X को आपको बोलना है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलना है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम की ऑक्साइड है। अच्छा, और जब दूसरे में वाई का नाम पूछा है तो क्या बोलोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलोगे। और जब पूछेगा कॉमन नेम तो आप क्या बोलोगे, तब बोलोगे क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम। समझ आ गई बात, ठीक है, डन है बात, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है जी। चलिए जी, बहुत बढ़िया जी, एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन। अब ये तुम मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। भैया इसका नाम, इसका कोड डाल लेते हैं मोना डार्लिंग। हाँ, जैसे पहले का क्या डाला था हमने, पहले का डाला था डोन, तो भैया मोना डार्लिंग है कोड। जल्दी से बताओ ABCD, मोना डार्लिंग और ABCD बता देना कौन सा सही है, ठीक है। हो गया, कमेंट कर दिया ना। अब देखो जरा ध्यान से कैसे करेंगे। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या सही बात है, क्विक लाइम की रिएक्शन पानी से एक्सोथर्मिक है, बहुत सारी हीट आई थी, एक्सोथर्मिक है। अच्छा, क्विक लाइम रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बिल्कुल सही बात है। असर्शन क्या कह रहा है कि ये एक्सोथर्मिक है, रीजन क्या है कि यार वो विगोरसली रिएक्ट करते हैं और बहुत सारी हीट निकलती है। असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है कि हाँ भाई क्यों है वो एक्सोथर्मिक, क्योंकि विगोरसली रिएक्शन होती है, हीट निकलती है। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप कि यहां तक भाई तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई हैं। अगर हां तो जल्दी से भैया यहां तक लिख दो, आत्मा से परमात्मा का मतलब APM, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है भाई अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन का बिल्कुल अपोजिट। कॉम्बिनेशन में क्या हुआ भैया, दो लोग मिले, प्यार हुआ, शादी हो गई, लेकिन यहां क्या हुआ भैया, यहां होती है लड़ाई, यहां होता है डिकम्पोजिशन, यहां टूट जाते हैं, लीव मी अलोन, आई हेट यू, ठीक है। तो कोई भी रीजन के कारण भैया हमारी लड़ाई हो गई, पहले हम कपल थे, जुड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद भैया हम फिर से क्या हो गए भैया, सिंगल हो गए, हम टूट चुके हैं, मैं टूट चुका हूं, ठीक है जी। तो सिंगल हो गए हैं, मतलब क्या हुआ यहां पे, आपका जो एक सिंगल रिएक्टेंट था वो डिकम्पोज टूट जाता है 3 डिफरेंट या फिर मतलब 2 या
दो से ज्यादा में टूटेगा, मतलब एक तो नहीं रहेगा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा में टूट जाएगा। ये भी कह रहा है भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, अबे अभी तो शादी करवाई थी, अभी तोड़ भी दिया, ठीक है, ठीक है। तो इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन वन रिएक्टेंट डिकंपोज फिर ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं भाई डिकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखो यार, किसी को अगर तुम्हें तोड़ना है या फिर किसी चीज को भी तुम्हें अलग अलग करना है, कोई रीजन चाहिए ना, कोई लड़ाई का रीजन होगा। तो ऐसे ही यहां पे हमारे डिकंपोजिशन रिएक्शंस को कराने के तीन रीजन होते हैं। वो तीन कौन कौन से होते हैं भाई? एक होता है थर्मल। भैया थर्मल का यहां पे मतलब है हीट से, आपने उसमें आग लगा दी, बहुत तगड़ी हीट दे दी, गर्मी से भाई वो टूट गया, ठीक है। एक होता है भाई फोटोलाइटिक, फोटो माने लाइट, लाइट माने सनलाइट, भाई यहां पे जो रीजन है वो है भाई सनलाइट, सनलाइट की गर्मी से वो टूट गया। और तीसरा है भाई इलेक्ट्रोलाइटिक, यहां पे बहुत तगड़ा बॉन्ड था, टूट नहीं रहा था, हमने बिजली का झटका दे दिया, मतलब यहां भाई हमने इस्तेमाल की है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का। तो तीन तरीके हमारी डिकंपोजिशन होती है, एक एक करके तीनों को समझते हैं, आओ ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले आता है भाई थर्मल डिकंपोजिशन। इसमें क्या करते हैं? सिंपल है, डिकंपोजिशन रिएक्शन दैट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, उसे हम कहते हैं थर्मल डिकंपोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन पूछेंगे, एग्जांपल जरूर पूछेंगे, और एग्जांपल में कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहना। पहला एग्जांपल है हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स, ठीक है। जब आपने लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को हीट किया, ये हीट का साइन होता है ट्रायंगल अगर मैं बनाता हूं तो, ठीक है। तो लेड अपना लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि भैया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की क्या होती है? पहचान होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या भैया? ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। तो द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स टेक्स प्लेस, दीज फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो भी स्लाइड में लिखा है ना भाई वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर डेफिनेटली वही आएगा, ठीक है, चिंता मत करना। आओ जरा ध्यान से, एग्जांपल नंबर 2, व्हेन लाइमस्टोन इज हीटेड, ठीक है ना। लाइमस्टोन मतलब के हम बात कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। जब मैं इसको हीट करता हूं ना भाई, तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब तुम्हारा क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको तुम कैसे टेस्ट करते हो? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। अबे लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, उससे करते हैं, ठीक है। एक बात और, कैल्शियम कार्बोनेट भैया एक वन ऑफ द मैन्युफैक्चर है, किसमें? सीमेंट में। सीमेंट को बनाने में काम आता है कौन? कैल्शियम कार्बोनेट भी। तो दोनों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसमें? थर्मल डिकंपोजिशन में। और एक रिएक्शन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पेपर में आ रही है भैया, वो है हमारी ये वाली थर्मल डिकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं? हम लेते हैं फेरस सल्फेट को, ठीक है। ओरिजिनली फेरस सल्फेट जो होता है ना, वो थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। कितने कर लेता है? 7H2O कर लेता है, हमेशा ऐसे एग्जिस्ट करता है। जब ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, इसका कलर होता है ग्रीन। जब मैं इसको थर्मल डिकंपोजिशन करवाऊंगा तो मैं इसको हीट करूंगा, जैसे ही थोड़ी सी हीट मिलेगी, भैया पानी क्या है? भैया पानी तो हीट मिलते ही हवा में उड़ जाता है। तो इसका सबसे पहले क्या होता है? पानी हवा में उड़ जाता है, पानी गया, बचा खाली FeSO4 टूटने से पहले, क्योंकि टूटने के लिए तो बहुत हीट चाहिए, अभी उतनी हीट नहीं आई थी, थोड़ी सी हीट में पानी भाग गया, अब ये बच गया फेरस सल्फेट। अब जिसका कलर था ना, ये जो ग्रीन था, ये था पानी के कारण। जैसे ही पानी गया भाई, ये हो गया अपना व्हाइट कलर का। कैसा हो गया? व्हाइट कलर का। पहला कैसे था भैया? ग्रीन कलर का होता था। अब जब हम इसको बहुत ज्यादा हीट कर गए तो ये टूट गया, और टूट के इसने बना दिया फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस हो गई अलग। और ये क्या था भाई? ये था हमारा ब्राउन कलर का पाउडर। अब ध्यान रखना है, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कलर के ऊपर क्वेश्चन पक्का आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो समझ में आ गई बात। अब ध्यान दो, मैंने SO2 गैस की एक पहचान बताई थी, याद करो, जल्दी याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। अरे भैया, बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर, जलने की महक आएगी, तो ये वो ही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें तुम्हें थ्योरी के लिए क्या याद रखनी है? ये एक डिकंपोजिशन रिएक्शन है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जो होते हैं वो पानी को लूज करते हैं जब उनको हीट करते हैं, और कलर सबसे पहले चेंज होता है व्हाइट से, व्हाइट में कहां से? ग्रीन से, ठीक है। अच्छा, अगर फर्दर ये डिकंपोज होगा तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी। फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है और SO2 SO3 गैस है, और दीज गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग स्मेल एंड दे आर एसिडिक ऑल्सो। कैसी होती हैं? एसिडिक भी होती हैं। दे आर एसिडिक ऑल्सो, एसिड की तरह बिहेव करती हैं। ये आपको भाई याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मल डिकंपोजिशन में, ठीक है। अगला आता है भाई फोटोलाइटिक। बेटा फोटोलाइटिक में क्या करना है भाई? है ना, फोटोलाइटिक में क्या करना है? फोटोलाइटिक में फोटो माने लाइट, लाइट माने सनलाइट, तो आपको देनी है सनलाइट। डिकंपोजिशन रिएक्शन दैट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर कॉल्ड एज फोटोलाइटिक डिकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल देखो, तुमने क्या करना है? सिल्वर क्लोराइड लेना है। अब सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है? ये इसका जो कलर होता है वो होता है व्हाइट। कैसा होता है? व्हाइट होता है। जब हम सनलाइट देते हैं ना, तो सनलाइट के देने से इसका बॉन्ड टूट जाता है सिल्वर का और क्लोरीन का, और क्लोरीन गैस बन के हवा में ऊपर उड़ जाती है। अब जो कलर था ये Cl और Ag के साथ होने की वजह से व्हाइट था,
बचता, जब Cl भाग जाती है खाली Ag बचता है, तो सिल्वर भैया कैसा होता है कि चांदी चांदी चांदी, ग्रे 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 ग्रे। ठीक है, तो ये होती है भाई अपनी ग्रे। तो ध्यान दो, आपने कटोरे में यहां पे क्या रखा हुआ है, जल्दी से मुझे बताओ, सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। सनलाइट आई तो थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाएगा, व्हाइट से ग्रे हो जाएगा, क्योंकि सारी क्लोरीन गैस तुम्हारी भाग जाएगी। ऐसे ही तुम AgBr के साथ भी कर सकते हो। इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो होता है डल व्हाइट, थोड़ा सा येलोइश होता है, डल व्हाइट होता है, लेकिन सेम काम यहां पे होगा, ब्रोमीन गैस उड़ जाएगी और ग्रे कलर का सिल्वर नीचे छूट जाता है। समझ आ गई बात। इसकी एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है, क्या है वो, द फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। कैसे भैया कैसे, एक काम करो, तुम एक पेपर लो, कंप्लीटली व्हाइट पेपर ले लो। ठीक है, तुमने कंप्लीटली व्हाइट पेपर ले लिया, अच्छा, और उस व्हाइट पेपर पे तुमने क्या कर दिया, ये AgCl जो व्हाइट कलर का है, ये जो भी तुम फोटो में बनाना चाहते हो, देखना चाहते हो, वो तुमने क्या कर दिया भैया, बना दिया। लेट सपोज कि मैं ना तुम्हारी पिक्चर बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हारी पिक्चर बनाना चाहता हूं, इस पे तो मैंने तुम्हारे शक्ल के ऊपर, जहां जहां तुम्हारी जैसे तुम्हारी शक्ल दिखती है ना, वैसे वैसे इसके ऊपर व्हाइट कलर का ही, ठीक है ना, व्हाइट कलर का, फिर डल येलो कलर का क्या बना दिया, ऐसे करके बना दिया। अभी तुम्हें साफ नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि व्हाइट पे डल येलो दिखेगा नहीं, तो मैंने इसलिए बना दिया कि तुम्हें दिखे कि मैंने कुछ बनाया है। अब तुम इसको रख दोगे सनलाइट में, जब सनलाइट पड़ेगी तो इसका सारा का सारा क्लोरीन या फिर ब्रोमीन भाग जाएगा, और ये रह जाएगा ग्रे कलर का, ग्रे कलर की तुम्हारी फोटो। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में बहुत अच्छे तरीके से ये यूज होता था, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया भैया, आगे बढ़ो, आ जाओ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। पहले ही बोला था केस बेस्ड क्वेश्चन भी लाऊंगा, असर्शन रीजन भी लाऊंगा, जो पेपर में आता है वो सब करेंगे यहां पे। ठीक है, अच्छा जी, तो सिल्वर सॉल्ट्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, क्या ये बात सही है, तुम बताओ। अच्छा, रीजन, सिल्वर सॉल्ट्स डू नॉट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हा हा हा, ये तो गलत बात है। सिल्वर सॉल्ट मतलब AgCl AgBr, तो पहली वाली बात तो सही लग रही है, अभी भैया ने बताया ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं, लेकिन यार वो तो डिकम्पोज होते हैं। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे ए तो ट्रू है, लेकिन आर तो साफ साफ फॉल्स है भैया, वो तो डिकम्पोज होता है, तो डू नॉट लिख रखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो भाई अब हम करने वाले हैं अपना इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं तोड़ने के लिए, तो डिफाइन कैसे करेंगे भैया, लिखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट हैपेंस in the presence of electricity are called as electrolytic decomposition reactions। से बेस्ट एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, वो कौन सा है, ये है भाई अपना इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। क्या होता है इसमें, हम एक बीकर लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं भैया, दो रोड लगाते हैं, उसको बैटरी से जोड़ देते हैं, क्योंकि बैटरी से क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी कहां से मिलेगी भाई, बैटरी से ही मिलेगी। अच्छा, लेफ्ट वाली जो होती है उसको बोलते हैं एनोड, ग्रेफाइट की बनी होती है, राइट वाली को बोलते हैं कैथोड, जो कि ग्रेफाइट की बनी होती है। जब यहां पे इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करेंगे ना, तो बिजली का झटका लगेगा H2O को, और ये भाई टूट जाएगा किसमें, ये भाई किसमें टूट जाएगा, ये टूट जाएगा तुम्हारा H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। अच्छा भैया, अब H पॉजिटिव तो बना देगा हाइड्रोजन गैस, और OH नेगेटिव बना देगा तुम्हारा ऑक्सीजन गैस। मतलब ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई है, ओवरऑल रिएक्शन हुई है तुम्हारी H2 प्लस में O2। अगर तुम इसको बैलेंस करोगे तो यहां एक ऑक्सीजन है, यहां दो में, तो यहां दो से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसा करने पे हाइड्रोजन 4 हो गए, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बैलेंसिंग में अगर देखोगे तो रेशो आ रहा है इसके 2 मॉलिक्यूल, इसका कुछ नहीं है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल। मतलब वॉल्यूम का जो रेशो होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, वो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। और अगर तुमसे मास का रेशो पूछ लिया जाए, किसका मास का रेशो पूछ लिया जाए, तो वो तुम्हारा आ जाएगा कितना भैया, अपना 1:8। किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशो की बात कर रहा हूं भैया। मास का रेशो आपने कैसे निकाल दिया, बताओ तो सही। 9th क्लास में भैया, 9th में नहीं पढ़ा, अरे आ जाओ यहां पे। अगर तुम देखोगे तो मास किसका होता है, मास होता है एटम का। कितने एटम है यहां पे, हाइड्रोजन के 4 एटम है, और यहां पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है। हमने एटॉमिक मास याद कर रखे थे 9th क्लास में, नहीं अब कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूं। हाइड्रोजन का 1 होता था, ऑक्सीजन का 16 होता था। अगर तुम देखोगे 4 1 जा 4, 16 दूनी 32 होते हैं भाई, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो 1:8 इसलिए आता है। तुम मत करो ये पूरा कैलकुलेशन, तुम बस याद रखो, क्योंकि तुमसे पूछा जाएगा कि कितना होता है, 1:8 होता है, दैट्स इट। ठीक है, अब कौन से पॉइंट्स तुम्हें रिमेंबर याद रखने पे ध्यान दो। रेशो ध्यान रखोगे, वॉल्यूम का 2:1 होता है, और तुम्हारे किसका, अपने मास का 1:8 होता है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, क्यों, क्योंकि पानी के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है। और भैया हमारा जो प्योर पानी होता है ना, प्योर वाटर, वो बिल्कुल भी अच्छा कंडक्टर नहीं होता, तो हम उसमें थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं, जिससे कि वो बहुत अच्छा कंडक्टर बन जाए और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से जाके इसमें अटैक कर पाए। ठीक है, अच्छा भैया, उसके बाद क्या, ध्यान दो, अब कौन सी गैस कहां प्रोड्यूस होगी, एनोड पे कौन सी होगी, कैथोड पे होगी, इसको याद कैसे करोगे, तो सिंपल है, एक ट्रिक याद रखो, पाव। ठीक है,
पाव का मतलब है P फॉर पॉजिटिव, ठीक बात है भैया। उसके बाद A का मतलब है यहां पे एनोड और O का मतलब है यहां पे ऑक्सीजन। मतलब ये यहां पे ये बता रही है ट्रिक के एनोड जो होती है हमारी उसका चार्ज होता है कैसा, पॉजिटिव चार्ज। ये हमारी एनोड है वो कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। और यहां पे कौन प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है एनोड पे। अब इसका अपोजिट कर दो कैथोड पे, भाई कैथोड ये वाली हो जाएगी हमारी, ऑब्वियस सी बात है जो बची हुई है ये कैसी हो जाएगी, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। और ये इस पे क्या होगा भैया, इस पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, याद रखना है। पहचान कैसे करते हैं, दोनों के ऊपर जहां पे गैस निकल रही है क्या कर दो, एक जली हुई मोमबत्ती ले जाओ। अगर तुम जली हुई मोमबत्ती ले जाओगे हाइड्रोजन के पास में तो पॉप साउंड से बर्न करेगा, स्टार्टिंग में पढ़ लिया भाई, ठीक है। अच्छा जी, और ध्यान रखना ये जलता तो पॉप साउंड में लेकिन ये कभी भी सपोर्ट नहीं करता कंबशन को, तुरंत वो जो वहां पे क्या होगा, जो आगे मोमबत्ती वो बुझ जाती है क्योंकि सपोर्टर नहीं होता कंबशन का। लेकिन ऑक्सीजन गैस जो होती है ये ब्राइट लाइट के साथ जलती है, इसमें पॉप साउंड नहीं है, ब्राइट लाइट है, चमकती है, लेकिन ये सपोर्टर है कंबशन की, आग जलती रहने देती है, इसको कोई दिक्कत नहीं होती। समझ में आ गई बात, ये था अपना इलेक्ट्रोलाइटिक डिकंपोजिशन। एक क्वेश्चन कर ले केस बेस जो पेपर में आता है, यहां से आओ करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकंपोजिशन रिएक्शन, द मास रेशियो पूछ लिया, 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आंख बंद करके बता दोगे भैया ने बताया था 1:8 इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा, एक केस बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ पॉपुलर मेथड यूज्ड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस इन वेरियस इंडस्ट्रीज, ठीक है भैया। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करना है, इज मेनली कैरिड आउट बाय यील्ड प्योर हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस, इससे हमें प्योर हाइड्रोजन मिलती है, प्योर ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। अच्छा, इट इन्वॉल्व पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वाटर विच रिजल्ट इन डिकंपोजिशन ऑफ वाटर, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनता है, बिल्कुल सही बात है। प्योर वाटर पूरा कंडक्टर होता है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड यहां पे मिला दिया है, ये भी इसने बता दिया हमें, ठीक है। सो दैट द कंडक्टेंस ऑफ वाटर इंक्रीजेस व्हिच मेक्स द रिएक्शन फास्टर। द सेटअप फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज गिवन, भी आपको सेटअप दे दिया। अब पूछा गया, ध्यान से देखना, the number of hydrogen molecule produces in the electrolysis is twice the number of oxygen molecules, also hydrogen is double in volume than ऑक्सीजन। सब कुछ तो बता दिया भाई। अब पूछा गया नेम द गैसेस इवॉल्व्ड एट कैथोड एंड एनोड, एनोड पे होता है पाव, पाव मतलब ऑक्सीजन, तो यहां आ गया आपका O2 गैस और यहां आ गया आपका बचा हुआ हाइड्रोजन गैस। उसके बाद व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोलाइसिस इज डबल ऑफ एनोड, क्या करोगे, हम बता देंगे भैया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख के कि भैया देखो इसलिए वो डबल होती है, ठीक है ना। इक्वेशन जरूर लिख के आना पेपर में, ध्यान रखना इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है केमिकल रिएक्शन वाली, ठीक है। वायर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 एडेड टू वाटर, भाई यहां पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, यहां पे साफ साफ यहां पे सारा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आंसर, ठीक है। उसके बाद हाउ विल यू टेस्ट द गैस इवॉल्व्ड एट एनोड एंड इवॉल्व्ड एट कैथोड, भाई ये तो हमने थ्योरी में लिख लिया, ठीक है। हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ऑक्सीजन बर्न्स विद अ ब्राइट लाइट, हो गया भाई, हो गया, ठीक है ना। तो चिंता करने वाली बात नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है। और तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, तुम्हें मोटिवेशन दूं, एक छोटा सा मोटिवेशन है, ठीक है ना। कामयाबी मिलेगी तुझे भी, कामयाबी मिलेगी तुझे भी, तो दिल लगा के काम कर। क्या बोल रहे हैं भैया, कामयाबी मिलेगी तुझे भी, तो दिल लगा के काम कर, पहले अपना काम कर। भाई पढ़ो तभी तो कामयाबी मिलेगी, ठीक है ना। तो पहले काम तो करो तभी तो मिलेगी कामयाबी, ठीक है। तो भाई ये ध्यान रखना। आओ आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर यहां तक सब कुछ समझ में आ गया तो भाई जल्दी से एक बार लिख दो एपीएम, फिर हम बढ़ते हैं भैया आगे अपने नेक्स्ट पे। तो भैया डिकंपोजिशन करने के बाद, तीनों टाइप पढ़ने के बाद एक बार देख लेते हैं एक्सोथर्मिक के एग्जांपल। वैसे हमने पढ़ लिया एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होता है, लेकिन पेपर में डायरेक्टली एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं। और ध्यान रखना जो जो यहां पे स्लाइड पे रिएक्शंस लिखी हैं पेपर में यही आएंगी, भैया पे भरोसा रखना, प्रॉमिस कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, अच्छे से रिएक्शंस को याद कर लेना, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है भाई, हीट इज गिवन आउट होती है, हीट रिलीज होती है, इवॉल्व होती है। एग्जांपल अपना वही कैल्शियम ऑक्साइड वाला व्हाइट वॉशिंग वाला है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, स्लेक लाइम बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डेफिनेटली आएगी, लिख के ले लो, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन, भैया ये क्या होता है, अरे बायोलॉजी में मैं पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो, अभी बायोलॉजी भी आएगी, ठीक है। अब ध्यान से भी को समझना, रेस्पिरेशन में जब तुम खाना खाते हो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा खाने से बॉडी चलती है कि नहीं। जब तुम खाना खाते हो तो अंदर ही अंदर पहले बॉडी एक प्रोसेस करती है रेस्पिरेशन, जिसमें वो खाने को कन्वर्ट करती है एनर्जी में, तो एनर्जी बनती है इस रिएक्शन में, मतलब ये भी क्या हो गई, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक्सोथर्मिक हो गई। ऐसे अगला है डिकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, मतलब जितने भी तुम्हारा वेजिटेबल वेस्ट होता है ना, जब तुम इसे बहुत समय तक रख देते हो ना तो ये डिकंपोज होता है, टूटता है, और जब ये टूटता है तो कन्वर्ट हो जाता है खाद में। तुम इसे बहुत जगह खेतों में यूज करते हो, लेकिन यहां पे भी बहुत सारी एनर्जी निकलती है जब इसका डिकंपोजिशन होता है, तो ये भी क्या होती है भैया, एक्सोथर्मिक होती है। ऐसे ही जो तुम्हारी नेचुरल गैस होती है, मीथेन गैस, ठीक है, जब तुम इसको जलाते हो तो ये नेचुरल गैस कहलाती है, और इसमें भी बहुत सारी एनर्जी यहां पे क्या होती है भाई, बनती है। बहुत बार हम इसको रॉकेट फ्यूल में भी यूज करते हैं नेचुरल गैस को, क्यों, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करती है, क्या हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई। ऐसे ही आती है भैया एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में जहां पे हीट की जरूरत पड़ती है, हीट इवॉल्व होती है, तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अभी हमने देखा
डिकम्पोजिशन ऑफ FeSO4 जहां पे हमारा ब्राउन कलर का Fe2O3 बना था, भाई हीट की जरूरत पड़ी थी तोड़ने के लिए। ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए, ठीक है, हमें हीट की जरूरत पड़ी थी। ऐसी लेड नाइट्रेट को तोड़ने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ी थी। ऐसी सनलाइट में AgBr को तोड़ने के लिए हमें सनलाइट की एनर्जी की जरूरत पड़ी थी। ऐसे ही फोटोसिंथेसिस, जब भैया खाना बनाते हैं, कौन खाना बनाते हैं? प्लांट्स खाना बनाते हैं, उन्हें सनलाइट की जरूरत पड़ती है ना, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, याद है? ठीक है, तो सनलाइट भी भैया क्या है? हीट है, एनर्जी है, तो ये भी क्या है? हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक क्वेश्चन करोगे? ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन कर लो, जल्दी से क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू अ कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। हाँ या ना? बोलो, तुम आंसर कर सकते हो, मेरे से पहले नहीं कर सकते हो, चैलेंज दे रहा हूं तुम्हें, कमेंट में मुझसे पहले आंसर तुम्हारा आना चाहिए इसका, ठीक है ना? देखते हैं कितने लोग जीतते हैं, ठीक है। अच्छा, रीजन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दोज रिएक्शंस जहां पे हीट इज इवॉल्व्ड। यार दोनों बातें सही है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल कंपोस्ट क्या है भैया? हमारा एक्सोथर्मिक है, क्योंकि वहां हीट निकलती है, मतलब एक्सप्लेनेशन भी सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और एक्सप्लेनेशन जो है यहां पे करेक्ट है, ठीक है, सही बात है भैया। अगली टाइप की रिएक्शन आती है भाई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, ठीक है। यहां पे हम क्या करते हैं भैया, क्या देखते हैं? In a chemical reaction, when more reactive element displaces less reactive element, then such chemical reactions are called as single displacement reaction. अच्छा, the chemical reaction depends on the reactivity series of metals. मतलब क्या? मतलब सिंपल है, ये देखो यहां पे मैं हूं, मैं कौन हूं? ए, ठीक है, और यहां पे भैया अपने सलमोन भाई सी, और यहां पे अपनी ऐश्वर्या राय बी। इनका कुछ चल रहा था भाई, इनका कुछ चल रहा था, एकदम ये चिपके हुए बैठे थे भाई, इनका ये चल रहा था, लेकिन यहां पे मैं आ गया पिक्चर में भाई, पिक्चर में मैं आ गया, ठीक है, स्मार्ट स्मार्ट बन के भाई साहब, जॉब वॉब लग गई तगड़ी। अब मैं यहां पे आया तो भैया मैंने बात की, रिश्ते रिश्ते की ऐश्वर्या राय के घर पे, ठीक है, तो वो मान गए, क्योंकि भाई मैं तगड़ा था, सलमोन भाई से तगड़ा था मैं, ठीक है, तगड़ा हूं यार, ठीक है, तुम मान नहीं रहे हो भाई, ठीक है। तो ऐश्वर्या राय क्या कह रही है? मगर तुम कुछ मत करना, कोने में खड़े देखते रहना तुम, ठीक है, इतने में वो मुझे ले जाएगा। और मैं ले गया, देखो, क्योंकि मैं ज्यादा रिएक्टिव था, मैं ज्यादा स्मार्ट था, मैं ज्यादा बढ़िया था सलमोन भाई से, तो भाई मैं ले गया ऐश्वर्या राय को, एसी बन गया भैया, और बी रह गया अलग अलग अलग। तुम भी सलमोन भाई की तरह रह जाओगे अगर ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे। पढ़ लो, इसलिए कह रहा हूं, जॉब लगेगी अच्छी, तो समझ जाओ, ठीक है, समझ जाओ मैं जो कहना चाहता हूं, ठीक है, समझ जाओ मैं जो कहना चाहता हूं, ठीक है। तो जो ध्यान रखना, यहां पे क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन डिस्प्लेस कौन करता है? जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है ना। हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है वो डिस्प्लेस करता है, विल डिस्प्लेस, वो डिस्प्लेस कर देता है किसको? लेस रिएक्टिव मेटल को। लेस रिएक्टिव मेटल को वो क्या कर देता है भाई? डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, चल भाग यहां से, है ना, ये तो मेरी है, ठीक है। अच्छा, ठीक है भैया, अब देखो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भाई कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन नहीं? भाई ये टेबल तुम्हें याद करनी पड़ेगी, करवाऊं याद? ट्रिक से करवाता हूं, ठीक है। P4 प्लीज, ठीक है, P4 क्या होता है भाई? P4 होता है प्लीज, ठीक है ना, प्लीज। S माने स्टॉप, ठीक है, C माने कॉलिंग, मुझे कहना बंद करो, क्या? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। सी माने केयरलेस, मुझे केयरलेस कहना बंद करो। Z फॉर जेब्रा, केयरलेस जेब्रा, ठीक है। इंस्टेड, इसकी जगह, इंस्टेड, इसकी जगह, इसकी जगह, इंस्टेड, ट्राई करो। लर्न करना, ठीक है। हाउ, हाउ। कॉपर सेव्स माने सिल्वर, कॉपर सेव्स गोल्ड एंड प्लैटिनम। भैया मुझे केयरलेस जेब्रा कहना बंद करो, उसकी जगह ये देखो कि कैसे, हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड एंड प्लैटिनम, याद कर लो इसको, अच्छी ट्रिक है। अब जो इसमें ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमने कभी जिंक के सामने किसको रख दिया? कैल्शियम को। तुमने बोल दिया कि यार मैं तो कैल्शियम रख रहा हूं प्लस ZnSO4 रख रहा हूं, तो पता है क्या होगा? कैल्शियम ज्यादा ऊपर है तो ज्यादा रिएक्टिव है, इसको धक्का मारेगा और इसको हटा देगा, खुद चला जाएगा CSO4 बनके और जिंक को कर देगा अलग। इस तरीके से भाई तुम्हें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को याद रखना है, रखोगे याद? ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा और समझ में आएगा। इसकी एक बहुत ही बेहतरीन सी एक्टिविटी जो तुम्हारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखो आयरन नेल मतलब अब कील, दीवार में ठोकते हो ना कील, वही वाली कील, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे पास है आयरन की कील, तुम्हारे पास है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ओरिजिनली ये ब्लू कलर का होता है, ध्यान रखना इसको हमेशा, ठीक है। अब रिएक्टिविटी सीरीज में बताओ ऊपर कौन है? कॉपर ऊपर है कि Fe ऊपर है? भैया देखो कॉपर तो यहां पे है, Fe यहां पे, आयरन यहां पे, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। अब क्या होगा? आयरन इसको धक्का मारेगा और धक्का मार के खुद चला जाएगा FeSO4 के पास में, कॉपर हो जाएगा अलग। अब ये होता है ग्रीन कलर का सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो जाएगा ग्रीन कलर का सॉल्यूशन। तो तुमने क्या किया? ओरिजिनली क्या लिया? कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन तो लिया था,
उसमें ऊपर से कील लटका दी। जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो धीरे धीरे जो तुम्हारा सॉल्यूशन है ना वो ग्रीन बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ब्लू वाला कलर जाने लगेगा और अपना ग्रीन वाला कलर आने लगेगा। आफ्टर एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, देखो ग्रीन कलर, और बिफोर एक्सपेरिमेंट क्या था, ब्लू कलर था। और आयरन नेल पे क्या होगा, धीरे धीरे आयरन की जो नेल है ना वो छोटी होती रहेगी, घटती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका सारा एफिड टूट टूट के कहां जा रहा है, यहां जा रहा है। और जो कॉपर बनेगा वो जो आपकी आयरन नेल वहां पे टंगी हुई है ना, वो नीचे नहीं बैठेगा कॉपर, वो जाके इसकी सरफेस पे चिपकना शुरू हो जाएगा। और जब चिपकेगा तो आपको जो सरफेस है, जो कील की पहले ग्रे से दिख रही थी, वो कैसे दिखेगी, ब्राउन दिखेगी। आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस ब्राउन कलर, दिस ब्राउन कलर, दिस ब्राउन कलर इज ड्यू टू, दिस ब्राउन कलर is due to copper deposited on आयरन नेल। ठीक है, आयरन नेल डिपॉजिट हो जाती है इसके ऊपर, इसलिए ब्राउन कलर की दिखाई देती है। रिएक्शन कौन सी होती है, ये वाली रिएक्शन होती है। एक्टिविटी समझा दी। याद रखेंगे कि ब्लू कलर जाता रहेगा, ग्रीन कलर आता रहेगा, क्योंकि हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा है, ग्रीन है। और आयरन नेल कैसे हो जाएगी, ब्राउन। क्यों हो जाएगी ब्राउन, क्योंकि कील के ऊपर हमारा ब्राउन कलर का कॉपर चिपकने लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। चलिए भाई आ जाओ, और एग्जांपल देखते हैं भाई, और एग्जांपल देखते हैं। देखो ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, ये वाला मैंने तुम्हें बता दिया, FeSO4 वाला। ठीक है, हो गया। उसके बाद एक और देखो, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर तुमने जिंक को रख दिया कॉपर सल्फेट के सामने, जिंक ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, ऊपर आता है तो उसको लात मार के भगा देगा, भाग यहां से। ठीक है, और खुद आ जाएगा यहां पे, और खुद इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, कलर वगैरह तुम्हें केवल बस इस वाली रिएक्शन के याद रखने, ध्यान रखना, इस वाली रिएक्शन के सारे कलर तुम्हारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है, केस बेस्ड टाइप है। एक स्टूडेंट ने परफॉर्म किया था फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन हिज स्कूल लैबोरेटरी। ठीक है, लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशंस टू जस्टिफाई दैट इन दिस एक्सपेरिमेंट अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। केमिकल चेंज हुआ है, तुम्हें ऐसे 2 रीजन बताने हैं। ठीक है ना, ऑब्जर्वेशंस बतानी है। तो तुमने क्या लिया, डाइल्यूट हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड लिया, H2SO4 लिया, और तुमने लिया जिंक। सोच समझ के बताओ कि क्या जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। भैया जल्दी से मुझे वो दिखा दो, सीरीज याद कर लूंगा बाद में, लेकिन अभी हेल्प कर दो। देखो हाइड्रोजन नीचे है, जिंक ऊपर है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक हाइड्रोजन को लात मारेगा, बोलेगा सल्फेट मुझे दे दे, SO4 मुझे दे दे, और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। अब हाइड्रोजन गैस है, ये हवा में उड़ के जाएगी, तो क्या देगा तुम्हें, ये देगा तुम्हें पॉप साउंड। क्या देगा तुम्हें, पॉप साउंड देगा। क्या तुम्हें यहां पे पॉप साउंड मिलेगा, हाँ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या तुम्हें पॉप साउंड मिलेगा, हाँ भैया पॉप साउंड मिलेगा। तो तुमने 2 ऑब्जर्वेशन देखी, पहली क्या कि तुम्हें पॉप साउंड मिलेगा। ठीक है ना, हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप साउंड, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। एक और मजे की बात ध्यान रखना, कॉपी में लिख लो इसको, कि ये जो रिएक्शन होती है ना, ये वाली, ये एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो तुम्हारा बीकर क्या हो जाएगा, बीकर हॉट हो जाएगा। ठीक है ना, बीकर विल फील, ये कैसा फील होगा भैया, ये हमें फील होगा जैसे थोड़ा सा गर्म हो गया है, विल फील हॉट। ये हो गई तुम्हारी कौन सी रिएक्शन, जिसे बताओ मुझे, अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको, डबल भी होती है, आओ डबल देखते हैं। ठीक है, आ जाओ जरा। अब देखो यार, नेक्स्ट आता है अपना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भैया इसमें क्या होता है, ध्यान से मेरी बात को समझना। इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, देन दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब भैया इसका मतलब क्या है, मतलब बहुत सिंपल है। देखो हमारे पास पहले ए बी के साथ में खाली सी था, सी ने खाली बी को डिस्प्लेस किया था, मतलब एक हमारा हमेशा अकेला रह जाता है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे अगर बी ने डिस्प्लेस किया सी को, तो सी ने भी डिस्प्लेस कर दिया बी को, मतलब बी वहां गया, सी यहां आ गया, मतलब ये तो वैसा वाला हो गया। यहां पे जरा ध्यान से देखो, ये बबीता जी अपनी यहां पे खड़ी हुई हैं, ये अपने जेठलाल ने देख ले जो हमारे भिड़े जी के साथ में खड़े हैं। अब जेठलाल जी ने भैया क्या किया, शातिर तरीके से बापू जी को रास्ते से हटाया। मतलब क्या किया, खिसक के जेठा जी भैया इधर आ गए हैं, बापू जी को भिड़े जी के पास भेज दिया है, और खुद आ गए हैं बबीता जी के पास में। कैसी हैं बबीता जी, है ना। तो भैया ठीक है, इस तरीके से क्या होता है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। मुझे एक बात हमेशा लगता है यार, क्या सबके जीवन में कोई ना कोई बबीता जी होती है क्या, तुम्हारे में है क्या, बताओ जल्दी से। ठीक है, तो भाई ठीक है, समझ आ गया क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में, कोई भी अकेला नहीं रहता, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, अच्छा अगर कहीं पे किसी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है, तो उस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को उस वक्त प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखते हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लो। अगर मैं Na2SO4 को बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करवाता हूं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। सिंपल सी बात है, क्लोरीन को वहां भेज दो, सल्फेट को इधर ले आओ, और भैया हमारा यहां पे प्रेसिपिटेट बनता है, और इसका कलर होता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। इसको याद रखना, इसका कलर क्या होता है, किसका, बेरियम सल्फेट का। ऐसे ही भैया
लेड नाइट्रेट वाला, ये तो हम कर भी चुके हैं ऑलरेडी प्रेसिपिटेशन वाले में। हमारा नाइट्रेट तो आ जाएगा यहां पे, पोटेशियम के पास में आई चला जाएगा, वहां पे बन जाएगा PbI2 जो कि एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, द अबव डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट, और इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये थी अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है भाई, वो आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्या होता है दोनों ध्यान से देखना। एक केमिकल रिएक्शन वेयर ऑक्सीजन इज एडेड या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। उसी का जस्ट अपोजिट ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पे ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं और हाइड्रोजन को ऐड करते हैं उसे बोलते हैं क्या, रिडक्शन। फॉर एग्जांपल अगर तुम इस रिएक्शन में देखोगे कॉपर अकेला था, यहां पे ऑक्सीजन इसके साथ आ गया मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। यहां पे अकेला था, ऑक्सीजन साथ आ गया मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। यहां पे अकेला था, ऑक्सीजन उसके साथ आ गया मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। यहां पे हाइड्रोजन के साथ था लेकिन हाइड्रोजन को हटा दिया, ये भी ऑक्सीडेशन ही हुआ, दोनों ऑक्सीडेशन है। ऐसी रिडक्शन में क्या होता है, यहां पे नाइट्रोजन अकेला था, हाइड्रोजन के साथ आ गया मतलब रिडक्शन हुआ। अच्छा, यहां पे हमारा सल्फर अकेला था, हाइड्रोजन के साथ में आ गया तो भी क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और यहां पे हमारा ऑक्सीजन के साथ था, हमने ऑक्सीजन को हटा दिया तो भी क्या हुआ भाई, ऑक्सीडेशन हुआ। अब अगर कोई भी ऐसी रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाएं, मतलब दोनों एक साथ ही एक रिएक्शन में हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं भैया, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अ केमिकल रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल भैया देखो, यहां पे मेरे पास क्या है, CuO है। अगर मैं कॉपर को देखूं तो कॉपर का ऑक्सीजन हट गया, मतलब इसका क्या हुआ भाई, इसका हुआ हमारा रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ भाई, हमारा रिडक्शन हुआ। और वहीं मैं हाइड्रोजन को देखूं, इसके पास ऑक्सीजन आ गया तो इसका हो गया भैया ऑक्सीडेशन। एक ही रिएक्शन में दोनों चीज हो रही है, मतलब ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अच्छा, एक और एग्जांपल लो, यहां पे मेरे पास जिंक ऑक्साइड है, वहां जाके जिंक के पास ऑक्सीजन गायब हो गया मतलब रिडक्शन। यहां पे मेरे पास कॉपर अकेला है, कार्बन अकेला है, वहां जाके भैया ऑक्सीजन आ गया मतलब ऑक्सीडेशन। और ये रिएक्शन क्या कहलाएगी भाई, हमारी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। अब रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत चुम्मा टॉपिक, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या है वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। कभी तुमने अपने रिश्तेदारों को देखा है, तुम्हारे पास आते हैं, जैसे मेरे पास आते हैं अभी कि आकाश बेटा कितनी सैलरी है तुम्हारी। अब मैं अगर रिश्तेदारों को अपनी सैलरी बता दूं तो भाई उधार मांग लेंगे, और अगर कम बता दूं, मतलब अगर मैंने उतनी बता दी जितनी है तो भाई उधार मांगेंगे पक्का। और मैं अगर जितनी सैलरी उससे कम बता दूं तो भाई समझेंगे इज्जत नहीं करेंगे भाई मेरी, तो बड़ी विडंबना है। तो मेरे रिश्तेदार ने मेरे साथ गेम खेल दिया, उसने मेरी सैलरी पूछी, मुझे लगा कम बताऊंगा तो भाई इज्जत नहीं करेंगे, मैंने पूरी बता दी। तो आ गए भाई मुझसे क्या करवाने, भैया एजेंट थे, इंश्योरेंस एजेंट थे, मुझसे इंश्योरेंस करवाने वाले आ गए। ठीक है, मतलब इंश्योरेंस के एजेंट बन के आ गए मेरे सामने। अब मुझसे कहते हैं कि आकाश तूने 50,000 की एक हमसे क्या करवा ले, एक इंश्योरेंस वो करवा ले, पॉलिसी करा ले। मैं कह रहा हूं भाई तो मेरा पागल मारो, मैं नहीं करवा रहा। लेकिन जैसे तैसे भाई मुझे मैनिपुलेट करके मम्मी पापा से खवा के मेरे से करवाई दी। जब मुझसे करवा दी तो देखो ध्यान से, मेरा हुआ नुकसान, मेरा क्या हुआ, नुकसान। अच्छा जी, इनका क्या हुआ, फायदा हो गया। अब ध्यान दो, मेरा नुकसान हुआ किसकी वजह से हुआ, इनकी वजह से। तो ये मेरे लिए क्या हुए, रिश्तेदार मेरे लिए क्या हुए भाई, नुकसान वाले एजेंट, नुकसानी एजेंट कहलाए। और बेटा इनका, भैया इनका क्या हुआ, इनका फायदा हो गया किसकी वजह से, भाई मेरी वजह से, मेरा मुर्गा बना दिया यार इन्होंने, तो मैं इनके लिए क्या हूं, फायदे वाला एजेंट। अच्छा भैया, अब ध्यान से देखो यहां पे मैं क्या करना है, ध्यान से देखना। अगर तुम ध्यान से देखोगे कॉपर ऑक्साइड का भैया क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, क्योंकि इसका ऑक्सीजन ले गया। कौन ले गया, ये ले गया जिसका ऑक्सीडेशन हुआ था। तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ किसकी वजह से, इसकी वजह से, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो दूसरे के लिए क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है भैया। अच्छा, H2 का हुआ ऑक्सीडेशन क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिला, लेकिन इसको ऑक्सीजन दिया किसने, भैया इस वाले ने दिया, कॉपर ऑक्साइड ने दिया। तो इसका ऑक्सीडेशन करवाने के लिए जिम्मेदार कौन हुआ, ये हुआ। तो ये क्या हुआ, इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया है। मतलब भैया सिंपल सी बात है, जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो तो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका होता है रिडक्शन वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा होता है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और अपना रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो गया। जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मुझे ध्यान सोच समझ के बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। हाँ, तुम्हें आंसर करना है। ठीक है, MnO2 HCl ने भैया मिलके बना दिया MnCl2 2H2 प्लस Cl2। में बताना है कि कौन सा इसमें से सही जवाब है। MnO2 ऑक्सीडाइज हुआ है, HCl रिड्यूस हुआ है। देखो ध्यान से, MnO2 के पहले यहां पे ऑक्सीजन था, अब नहीं है, मतलब इसका हो गया रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। बहुत बढ़िया, जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है यार, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है भैया, अब देखो यहां पे हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहां पे है, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि ऑक्सीजन आ गया। और ध्यान से देख लो यहां पे क्या हुआ, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है भैया,
अब देखो MnO2 ऑक्सीडाइज हुआ है, मतलब इसका नहीं यार, MnO2 तो रिड्यूस हुआ है क्योंकि उसका तो रिडक्शन हुआ है। HCl इज ऑक्सीडाइज्ड हुआ है क्या? HCl ऑक्सीडाइज्ड हुआ है क्या? हाँ भैया HCl हुआ है ऑक्सीडाइज्ड, भी सही है। MnO2 इज रिड्यूस्ड, क्या MnO2? हाँ भैया ये भी सही है। MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl ऑक्सीडाइज्ड, ये दोनों बात एक बार में अगर आ जाएंगी भाई, अगर मैं इसको सही बोलूंगा एक ऑप्शन लगाना है तो दोनों बात सही है, तो कौन सा लगा दूं? मैं लगा दूंगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि MnO2 का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। HCl का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। एजेंट पूछ ले तो क्या बताता? जिसका रिडक्शन उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन उसका रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आते हैं अपने केस ऑफ कॉपर पे। ये बड़ा जबरदस्त है, यहां से इन बात को समझना, ध्यान समझना। केस ऑफ कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, पता है क्या होता है? हमारा जो कॉपर होता है ना भाई, अगर मैं इसको ऑक्सीजन में रख दूंगा ना, थोड़ा सा हीट करूंगा, तो इसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर बन जाती है, ऑक्साइड की लेयर, जो कि ब्लैक कलर की होती है। इसलिए कॉपर की जितनी भी चीजें होती है ना, वो थोड़े समय बाद काली काली हो जाती हैं। ठीक है, अब तुम्हारे घर में कोई कॉपर का बर्तन है, वो काला हो गया, मम्मी भड़क जाएंगी तुम पे, तुम बहुत कहता है मैं साइंस साइंस पढ़ता हूं। चलिए इसे वापस से पलट के दिखा, हटा दे इस ब्लैक कलर को। तुम क्या करोगे? कोशिश करोगे ऑक्सीजन यहां से हट जाए। अगर हम हाइड्रोजन गैस पास कर दें ओवर दिस हीटेड मटेरियल, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन। क्यों? क्योंकि भाई यहां पे क्या हो जाएगा, ये वापस से कैसा हो जाएगा भाई? ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को H2 हटा देगा, और क्योंकि यहां पे हुआ था ऑक्सीडेशन, यहां पे H आ जाएगा, ऑक्सीजन को हटा देगा, रिडक्शन करके भाई वापिस से इसको खाली कॉपर बना देगा। मम्मी से बात एक याद आई, मम्मी सीरियल देखती है, बहुत देखती, तुम्हारी भी देखती होंगी। सीरियल में भाई चल रहे होते हैं लव स्टोरी, है ना? अगम जी ने गोपी बहू को आज जो है एक गिफ्ट दिया है। मम्मी बड़ी खुश है अगम जी और गोपी बहू की लव स्टोरी देख के। और जब तुम अपनी लव स्टोरी बताते हो, मम्मी निकाल लेती है चप्पल, ले चप्पल और ले चप्पल। ये मम्मियों का मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब ये सीरियल में लव स्टोरी को बड़ा मजा आ रहा है इनको, हमारी लव स्टोरी की बात आती है तो भाई मारती है हमें, ये क्या बात है? ठीक है, तो भाई ये था अपना केस ऑफ कॉपर। लास्ट अपना बचता है कोरोजन और रेंसिडिटी। वैसे हमारे एनसीईआरटी में सिलेबस में नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन अपने को बस इंट्रोडक्शन देखना, ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, देखो कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल डिटोरिएट ग्रेजुअली बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर फॉर्मिंग एन ऑक्साइड। मतलब सराउंडिंग की मॉइस्चर और ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेते हैं हमारे मेटल से और धीरे धीरे उनको खराब कर देते हैं, इसको कहते हैं हम लोग कोरोजन। ठीक है ना? अच्छा, कोरोजन हैपन मतलब होने के दो मेन कारण क्या होते हैं, नेसेसरी कंडीशन होती हैं, ऑक्सीजन और वाटर। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन हो रही है, जैसे कि कॉपर का यहाँ पे वो हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। ठीक है, कॉपर का हो रहा है, यहाँ पे किसका हो रहा है? अपने अदर मेटल्स का, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, पे सिल्वर का हो रहा है, यहाँ पे कॉपर का हो रहा है, इसे कहते हैं हम लोग कोरोजन। ऐसे अगर खाना खराब हो जाए, द टर्म रेंसिडिटी मींस कंडीशन इन विच फूड बिकम्स या फिर फूड हैज बिकम अनडिजायरेबल। भाई खाने पे ना ऑक्सीडेशन होकर खाने का अलग अलग चीज बन जाती है, वो खराब हो जाता है, उसमें से गंदी स्मेल आने लगती है, हम उसको खा नहीं सकते, तो बीमार पड़ जाएंगे। When oxygen molecules interact with the oil and food, the normal structure of the food is disturbed, resulting in a change in order and taste, एंड विच इज नॉट रिकमेंडेड फॉर कंजप्शन। भैया ये ऐसा कुछ हो जाता है, हम खा नहीं सकते उसको, खराब हो जाता है भाई, वो बीमार पड़ जाते हो। ठीक है, तो ये होती है भाई हमारी रेंसिडिटी। समझ में आया? अरे मगज में आया? अगर आया तो जल्दी से लिख दो एपीएम इन द चैट बॉक्स, और हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। भूल मत जाना अपने भैया को, ठीक है? अगली बार हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन, लव यू ऑल, बाय गाइस।